गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? कैसे हैं सभी? तो हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर लास्ट टाइम पर कंप्लीट किया था उसकी आप लोगों ने एक बार रीडिंग लगाई मॉड्यूल से एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। एनसीईआरटी मैंने सजेस्ट भी नहीं की है कि अभी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है जब इस मॉड्यूल से आपका ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाए। पूरी यूनिट जब पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाए, जब आप क्वेश्चंस लगा लें और जब आप अपने डाउट्स क्लियर कर लें, उसके बाद फिर आपको रीडिंग लगानी है किससे? एनसीईआरटी से। और फिर हमेशा एनसीईआरटी से ही लगा लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मॉड्यूल से रीडिंग लगानी जरूरी है और मैक्सिमम मेमोराइज करना भी जरूरी है। मैं नहीं दिख रहा हूं बेटा? दिख रहा हूं? कोई प्रॉब्लम है क्या? वॉइस, वीडियो, स्लाइड वगैरह में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, है ना? अपनी साइड से चेक करिए एक बार। ठीक है, तो एक बार जिन्होंने रीडिंग नहीं लगाई, कुछ बच्चों ने कल एनसीईआरटी पर बेस्ड डाउट पूछना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब कि उन्होंने अभी से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जल्दी होती है बेटा पढ़ने की एनसीईआरटी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अपना माइंडसेट ऐसा हो गया कि पेपर उसी से आना है तो वही क्यों ना पढ़ी जाए। लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इवोल्यूशन जैसी यूनिट में जो टर्म्स हैं या जो लाइंस हैं, उनको प्रॉपरली समझने के लिए आपको एक बार मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है। मॉड्यूल से एक बार पढ़िए, कंसेप्ट जितने मैक्सिमम क्लियर हो सके वो क्लियर करिए, जो मैक्सिमम पॉइंट्स आप याद रख सके वो याद रखिए, अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए पूरे, और उसके बाद उसके डाउट्स जो आए वो क्लियर करिए, और फिर उसके बाद जितना चाहे आप जितनी बार रीडिंग लगाना चाहते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते रहिए। क्लियर है ना? तो वो आप ध्यान रखिए बेटा। अपनी साइड से आप रिफ्रेश करिए बेटा, मेरी साइड से कोई इशू नहीं है। मेरी साइड से कोई इशू नहीं है बेटा, है ना? आप अपनी साइड से एक बार रिफ्रेश करिए। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन इसलिए होगा बेटा क्योंकि आपने, मैं जिस दिन जितना पढ़ाऊं उतना आपने नहीं पढ़ा होगा, या फिर आपने क्लास में थोड़ा सा फोकस्ड होकर के बातें नहीं सुनी होगी। तो इवोल्यूशन जैसे चैप्टर में, क्योंकि इवोल्यूशन और रिप्रोडक्शन बिल्कुल डिफरेंट पोल मान लो इंटरेस्ट लेवल पर, है ना? तो इवोल्यूशन में उतना इंटरेस्ट नहीं आ सकता जितना अपन को रिप्रोडक्टिव चैप्टर में आया। दूसरी बात, वो कंसेप्चुअल था पूरा का पूरा, ये भी कंसेप्चुअल है, लेकिन अपनी कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए अपन हर कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, है ना? तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस्ड होकर के रहना होगा, और जो पॉइंट आपको बोला जाए कि मेमोराइज कर लेना, तो उसको आप मेमोराइज ही कर लो, उसके पीछे आप ज्यादा मत भागो कि कंसेप्ट्स क्या है इसके पीछे कि नहीं। थोड़ा सा कम लिंक बनाने की कोशिश करो, ज्यादा लिंक बनाने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लिंक्स बनेगी नहीं, क्योंकि इवन साइंटिस्ट के माइंड में भी नहीं बनी है लिंक, तो अपने माइंड में कैसे बन सकती है? आया ना? बाकी है इंटरेस्टिंग चैप्टर ये भी बेटा। अगर आप वाकई में इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे, समझोगे, जानने की कोशिश करोगे, तो इसमें भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। और अपने हिसाब से अगर 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिर तो अपन को इसमें इंटरेस्ट लाना ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अपना लेक्चर, ठीक है? तो कुछ चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, और सेकंड अब एक न्यू चैप्टर है, वो है एविडेंसेस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। हाँ, एक और बात कि मैं आपको बता दूं, एक करेक्शन है। जो लास्ट टर्न हमने लिया था इसका, उसमें जो हम लोगों ने हैंड आउट पढ़ा था, आपको जो शेयर किया था मैंने, उसमें एक गलती में एक लिख गया कि वहां मैंने इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लिख दिया, इनऑर्गेनिक मटेरियल, है ना? और वहां नीचे में लिख गया CH4, है ना? तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वहां में जो CH4 लिख गया वो गलत लिख गया। वो इसलिए क्योंकि मेरा सेंस जो था बोलने का वो ये था कि इनऑर्गेनिक नहीं, जो प्रिमिटिव मटेरियल था उसकी बात मैं करना चाह रहा था। तो आप जो हैंडआउट आपको मिला है उसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा कि जहां पर मैंने लिखा है इनऑर्गेनिक मटेरियल, वो एक्चुअल में इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात नहीं थी, वो बात थी प्रिमिटिव मटेरियल की। उसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दोनों आते हैं। तो CH4 इसलिए लिखा हुआ है। कई लोगों ने मुझसे बोला भी ये बाद में आकर के, तो थैंक यू उन लोगों के लिए कि वो इस चीज को मेरे नोटिस में लेकर के आए। तो ये थोड़ी सी एक मिस्टेक वहां पर हो गई कि मैं वहां पर इनऑर्गेनिक लिख गया। तो आप इनऑर्गेनिक उसको कट करके वहां पर आप प्रिमिटिव नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि CH4 जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है ना बेटा? तो इसको थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं एविडेंसेस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, ठीक है? तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हुआ केमिकल इवोल्यूशन, जिसमें एटम से बन गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर हुआ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बन गई सेल्स। कौन सी सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स।
यहां तक हो गया केमिकल और बायोलॉजिकल कंप्लीट, और ओरिजिन भी हो गया लाइफ का कहीं ना कहीं। लेकिन जो ये फर्स्ट सेल्स बनी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनसे जो भी बाद में डाइवर्सिटी आई, जितनी भी डाइवर्सिटी आई, जो आज भले अवेलेबल हो या ना हो, जो कुछ भी हुआ इसके बाद इवोल्यूशन, वो सब हम स्टडी करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, उसके बाद का जितना भी इवोल्यूशन हुआ है वो सब है क्या, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ही चल रहा है। अब केमिकल और बायोलॉजिकल कभी पॉसिबल नहीं है अर्थ पर, किसी दूसरे प्लेनेट पर जहां पर ओरिजिन हो रहा होगा लाइफ का, वहीं पर पॉसिबल है क्या, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। वरना अब हमेशा क्या चलेगा अर्थ पर, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो याद रखना, अगर कोई पूछे कि प्रेजेंट में कौन सा इवोल्यूशन चल रहा है, ऑप्शन हो केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो टिक कर देना क्या, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्लियर। अब यहाँ इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के हम एविडेंस डिस्कस करने वाले हैं। क्यों जरूरत क्यों पड़ी एविडेंसेस की? देखिए क्या है, कुछ लोग ये मानते हैं ना कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ ही नहीं कभी, है ना, जैसा था वो गॉड ने बनाया है, जो कुछ भी था स्पेशली क्रिएट की गई है सारी चीजें, ना तो डाइवर्सिटी में कोई चेंज आया है, जो जैसे बनाए गए थे वैसे ही है। मतलब उनका ये मानना है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट कभी की ही नहीं है, यानी प्रेजेंट में भी नहीं और शायद आगे फ्यूचर में भी कभी इवोल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कुछ एविडेंसेस की हेल्प से, कि देखो ये वो एविडेंस है जिसके बेसिस पर हम बोल रहे हैं कि नहीं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तो हुआ है। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए कि वाकई में वो हुआ है, चल रहा है और शायद आगे भी होता रहेगा, उन सब के लिए दी जाते हैं क्या, एविडेंस। क्योंकि बेटा अपन लोग पास्ट में जाकर के नहीं देख सकते, इतना पास्ट में जाकर के, जहां पर बात मिलियन और बिलियन की होती हो, इतना पास्ट में हम जाकर के नहीं देख सकते कि पास्ट में एक्चुअल में क्या हुआ। तो प्रेजेंट में जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि पास्ट में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। इसलिए हम ये एविडेंसेस यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मोटो या ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि क्यों हम ये एविडेंसेस डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के, ताकि हम प्रूव कर सकें कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है या शायद चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। क्लियर है बात। अब ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस इनके बेस पर आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पैलियोंटोलॉजी के बेसिस पर। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी फॉसिल्स के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे कि हाँ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। और जो ये एविडेंस होता है, जितने भी एविडेंसेस हम पढ़ेंगे उनमें क्या है, बेस्ट है। तो जो बेस्ट एविडेंस है वो है क्या, फॉसिल्स, यानी पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। फिर हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, जिसमें हम बात करेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, ये सारी बातें। फिर हम बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात, है ना। फिर हम बात करेंगे एटाविज्म, या जैसे हम रिवर्जन बोलते हैं, उसकी बात। फिर हम बात करेंगे कनेक्टिंग लिंक्स की बात, जिसमें हम मिसिंग लिंक्स भी पढ़ लेंगे। फिर हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री से, और फिर हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी, और लास्ट में पढ़ेंगे हम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो वन बाय वन हम ये सारे एविडेंसेस पढ़ते जाएंगे और फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस हमें ये एविडेंसेस ही पढ़ने इस चैप्टर में। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट एविडेंस, दैट इज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। मतलब पैलियोंटोलॉजी से हम कहीं ना कहीं प्रूव करके दिखाएंगे कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैलियोंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब देखिए पैलियोंटोलॉजी एक वर्ड है और उससे टू वर्ड्स और बने हैं, एक बना है पैलियोजोलॉजी और एक बना है पैलियोबॉटनी। पैलियोजोलॉजी का मींस स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स, और पैलियोबॉटनी का मतलब स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। तो जब आप एनिमल फॉसिल्स की स्टडी करोगे तो पैलियोजोलॉजी बोल दोगे, और जब आप प्लांट फॉसिल की बात करोगे तो आप बोल दोगे पैलियोबॉटनी। अब पैलियोबॉटनी से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस इंडियन साइंटिस्ट हुए हैं, बीरबल साहनी। बीरबल साहनी, उन्होंने ढेर सारे प्लांट फॉसिल्स पर क्या की है, स्टडी की है। इसलिए उनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। और इन्हीं की मेमोरी में एक इंस्टीट्यूट भी ओपन किया गया है लखनऊ के अंदर, जिसका नेम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। याद रखना ये क्वेश्चंस कभी आए थे। तो याद रखना पैलियोंटोलॉजी, पैलियोजोलॉजी, पैलियोबॉटनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है वो आपको याद रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट एविडेंस, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि फॉसिल क्या है।
सबसे पहले जो डिस्कशन आएगा वो यही कि फॉसिल क्या है, फॉसिल्स क्या है। फॉसिल एक वॉच कंपनी भी है फॉसिल, है ना। तो फॉसिल को बात करते हैं, एक टर्म आता है लिविंग फॉसिल भी, है ना, वो सब आगे देखते रहेंगे, तो अभी तो फॉसिल की बात करते हैं। फॉसिल से पहले एक और बात मैं कर लूं कि किस तरीके से हमें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। जैसे अगर कभी हमें जावा मैन, नियंडरथल मैन, क्रोमैग्नन मैन, पीकिंग मैन, ये सब जो फॉसिल्स हैं, अगर ये नहीं मिले होते तो क्या हम ये कभी जान पाते कि ह्यूमन पहले कैसा था? हाँ ना, नहीं जान पाते। हमें तो यही लगता कि जैसे ह्यूमन आज है शायद वैसे ही हमेशा से रहे होंगे। हाँ या ना, मतलब उनने प्रूव किया ना कि इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन में। सेकंड थिंग, अगर हमें कभी ईओहिप्पस फॉसिल नहीं मिलता हॉर्स का, तो क्या हम समझ पाते कि हॉर्स भी कभी फॉक्स जैसे दिखा करते थे, उतनी हाइट के हुआ करते थे? हम तो यही समझते ना कि फिर इतनी ही हाइट के होते आए होंगे हमेशा से। यानी उनने बताया कि हॉर्स में भी क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ। ऐसे ही अगर हमें कभी डायनासोर का फॉसिल नहीं मिला होता, तो क्या हम कभी समझ पाते कि रेप्टाइल्स भी कभी इतने बड़े हुआ करते थे? हम तो यही जानते कि रेप्टाइल जितने आज दिखते हैं वैसे ही हुआ करते होंगे हमेशा से। जैसे कि हम देखते हैं ना आज के टाइम पर स्नेक्स हो गए और लिजर्ड्स हो गई और क्रोकोडाइल्स हो गए, ये सब यही समझते, टर्टल्स हो गए, ये सब समझते कितने छोटे छोटे होते हैं रेप्टाइल। तो कैसे पता चला कि रेप्टाइल्स में भी इवोल्यूशन हुआ है, उनमें भी कुछ चेंजेस आए? फॉसिल्स की हेल्प से। तो फॉसिल्स इस तरीके से हमें एविडेंस देते हैं किसके बारे में, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। क्लियर? चलिए डेफिनेशन पर आते हैं। बाकी फॉसिल का बेसिक मतलब सबके माइंड में क्लियर है, लेकिन फिर भी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे चार्ल्स लाइल। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लाइल, फॉसिल्स आर इंप्रेशन और रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। या तो ये इंप्रेशन के फॉर्म में होते हैं फॉसिल्स, या फिर रिमेन्स होते हैं किसके, हार्ड पार्ट्स के। तो हार्ड पार्ट्स किसके, लाइफ फॉर्म्स के। और मेनली ये कहां मिलेंगे, रॉक्स में। तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, हाँ आपको पता है कि कोई भी लिविंग फॉर्म हो उसके टू पार्ट्स होते हैं, ज्यादातर के तो हैं, ऐसे कुछ के भले ही नहीं है कि हार्ड पार्ट नहीं है, वहां सॉफ्ट ही पार्ट है। लेकिन ज्यादातर लाइफ फॉर्म्स की अगर आप बात करो तो वहां पर टू पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक सॉफ्ट पार्ट और एक हार्ड पार्ट। अब जब भी किसी लाइफ फॉर्म की डेथ होती है तो उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है, ये आप पढ़ चुके हो इकोलॉजी में। अब डिकम्पोजिशन कौन करता है, माइक्रोब्स वगैरह करते हैं। तो डिकम्पोजिशन पहले किसका होगा, सॉफ्ट पार्ट का, बाद में किसका होगा, हार्ड पार्ट। तो जल्दी से क्या डिकम्पोज हो जाता है, सॉफ्ट पार्ट। लेकिन हार्ड पार्ट के डिकम्पोजिशन में लगता है बहुत लंबा टाइम। हार्ड पार्ट मतलब जैसे टीथ हो गए, स्कल हो गई, बोन्स हो गई, ये सब क्या हो गए, हार्ड पार्ट। या फिर प्लांट में बात करो तो वुड वगैरह। तो सॉफ्ट पार्ट तो फटाफट क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, लेकिन हार्ड पार्ट बचा रह जाता है। और वो बचा रहेगा लंबे टाइम तक, क्योंकि डिकम्पोजिशन में बहुत लंबा टाइम लगता है। अब उसी टाइम पर अगर उसकी आपको बॉडी मिल जाए, डेड बॉडी मिल जाए, तो उस डेड बॉडी में आपको क्या मिलेगा, सॉफ्ट पार्ट या सिर्फ हार्ड पार्ट? सिर्फ सॉफ्ट पार्ट या हार्ड पार्ट? सिर्फ हार्ड पार्ट मिलेगा। अगर मिलेगा तो शायद हो सकता है, अगर वो डिकम्पोज हो गया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मिलने की पॉसिबिलिटी है तो वो क्या है, हार्ड पार्ट। और शायद हार्ड पार्ट भी पूरे ना मिले, वो भी क्या हो गए, कुछ डिकम्पोज हो गए। तो क्या मिलेंगे आपको, रिमेन्स मिलेंगे किसके, हार्ड पार्ट के। तो वो क्या हो गया, फॉसिल। मतलब फॉसिल का मतलब क्या है, डेड बॉडी है, सिंपल सी बात। और डेड बॉडी में सॉफ्ट पार्ट डिकम्पोज हो चुका होगा, मिलेगा आपको जनरली क्या, हार्ड पार्ट। और हो सकता हो कि हार्ड पार्ट भी पूरा ना मिले, हार्ड पार्ट के भी क्या मिले, रिमेनिंग्स मिले। तो रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट जो वो है वही क्या है, फॉसिल। इसीलिए हमें फॉसिल के फॉर्म में जनरली क्या मिलती है, बोन्स मिलती हैं, स्कल मिलते हैं, टीथ मिलते हैं, यही सब मिलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ये हार्ड पार्ट मिले तभी आप बोलोगे फॉसिल। कई बार आपको कुछ भी नहीं मिलता, वहां पर सिर्फ एक आपको क्या मिलता है, इंप्रेशन मिलता है उस लाइफ फॉर्म का। मतलब उसका आपको एक बस शेप दिखाई देगा कि अच्छा यहां पर कभी इस शेप का लाइफ फॉर्म हुआ करता, तो वो भी क्या है, वो भी फॉसिल है। तो चाहे इंप्रेशन हो और चाहे रिमेन्स हो किसके, हार्ड पार्ट के, वो सब क्या है, फॉसिल्स। लेकिन ये मिलेंगे कहां, मोस्टली मिलेंगे रॉक्स में। मोस्टली मिलेंगे, मेनली मिलेंगे कहां, रॉक्स में। लेकिन हर बार रॉक्स में मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार फॉसिल्स आपको आइस से भी मिले हैं, कई बार फॉसिल्स आपको अंबर जैसे सब्सटेंसेस से भी मिले हैं, और कई बार आपको सॉइल से भी मिले। तो कहीं से भी मिल सकते हैं, लेकिन मेनली कहां से मिलते हैं, रॉक्स से मिलते हैं। मेरे घर के पत्थर पर था एक इंप्रेशन। किसका था बेटा वो इंप्रेशन? हो सकता है, हो सकता है। किसका था वो इंप्रेशन? चलिए स्टोरी शेयर करिएगा कभी आप, कि आपके घर पर जो पत्थर निकला उस पर किसका इंप्रेशन था, है ना। और वो आपने कलेक्ट करके रखा हुआ या ऐसे ही फेंक दिया? ठीक है, बताइएगा, कभी शेयर करिएगा अपनी स्टोरी।
तो चलिए आगे बात करते हैं कि अभी रॉक्स की बात आई तो थोड़ा इसको और इलेबोरेट कर लेते हैं। आप लोग जियोग्राफी वगैरह में पढ़ चुके हो ये सारी चीजें कि रॉक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, है ना। एक होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, एक होता है इग्नियस रॉक्स और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये आप पढ़ चुके हो। अब मेटामॉर्फिक और इग्नियस इनकी बात नहीं करनी, बात करनी अपन को सेडिमेंट्री रॉक्स की। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं? सेडिमेंट्री रॉक से मिले हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स की खास बात क्या है कि वहां पर सेडिमेंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? सेडिमेंट। सेडिमेंट्स का सिंपल सा मतलब लेयर्स बनती हैं। वहां पर क्या होती है? लेयर्स होती हैं। एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। इस तरीके से लेयर्स होती हैं और इन लेयर्स को हम सेडिमेंट बोलते हैं और कलेक्टिवली इसको हम क्या बोल देते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? की बात नहीं आई? चलो, तो सेडिमेंट्री रॉक के रिस्पेक्ट में अपन बातों को समझेंगे यहां पर। अब एक बात मैं आपको बताऊं किस तरीके से फॉसिलाइजेशन होता है, उसका भी छोटा सा थोड़ा सा पार्ट अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं मान लो कहूं कि ये मान लो कोई अभी एक सरफेस है ना, ये सरफेस है और इस सरफेस पर रॉक का फॉर्मेशन होने वाला है। कौन सी रॉक का? सेडिमेंट्री रॉक का। और सेडिमेंट्री रॉक में क्या बनते हैं? सेडिमेंट्स, मतलब सेडिमेंट बनना स्टार्ट होंगे। तो क्या है कि जैसे मान लो ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर अभी कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ पर रहा करता है। ये कोई ऑर्गेनिज्म है जो अभी रह रहा है इस पर। अब इसकी डेथ हो गई है और जब डेथ हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहीं रह जाएगा, कहीं आगे मूव भी नहीं करेगा। तो इस पर क्या होगा? धीमे धीमे डिपोजिट होने लग जाएंगे क्या? मिनरल्स वगैरह डिपोजिट होने लग जाएंगे। और मिनरल्स के साथ साथ क्या डिपॉजिट होंगे इसमें? सैंड वगैरह डिपॉजिट हो जाएगी, है ना। कुछ डस्ट वगैरह भी यहाँ पर डिपॉजिट होने लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं मिनरल्स वगैरह और ये सारी चीजें जो मैंने बोली उनका यहाँ पर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब डिपोजिशन स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं जो ये ऑर्गेनिज्म था, लाइफ फॉर्म था जिसकी डेथ हो गई, उसकी जो बॉडी है वो वहीं पर क्या हो जाएगी? बरीड हो जाएगी, वहीं पर वो दब करके रह जाएगी। अब इसी फॉर्म में उसका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। डिकम्पोजिशन पहले किसका होगा? सॉफ्ट पार्ट का होगा। बाद में किसका होगा? हार्ड पार्ट का होगा। तो हार्ड पार्ट का जब डिकम्पोजिशन चल रहा है, मान लो उसी टाइम पर आपने क्या कर दी? डिगिंग कर दी, यहाँ पर खुदाई कर दी यहाँ पर। तो जब आपने डिगिंग की तो बताओ अब जो बॉडी बाहर निकलेगी, डेड बॉडी, उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? सिर्फ हार्ड पार्ट के रिमेन्स देखने को मिलेंगे और उसी को आप क्या बोल दोगे? फॉसिल बोल दोगे। बात समझ में आ गई? तो यहां तो मैंने सिर्फ आपको वन सिंगल लेयर का बनना दिखाया। ये क्या बन गई? एक सिंगल लेयर बन गई, एक बन गया ये सेगमेंट, या इसको हम बोल सकते हैं सेडिमेंट। तो ये हो गया सेडिमेंट वन, ये हो गया सेडिमेंट वन जो फर्स्ट सबसे पहले बना। लेकिन इसके बाद हमने कहा कि बन गया, चलो अब बहुत लंबे टाइम बाद यहां पर कोई दूसरा लाइफ फॉर्म आया। मान लो अब यहां पर ये लाइफ फॉर्म रहा करता था, ठीक है। अब दूसरा लाइफ फॉर्म कोई रहा करता था यहां पर। अब उसकी भी क्या हो गई? डेथ हो गई। और जब उसकी डेथ हो गई तो फिर वो भी क्या हुआ? उसकी डेड बॉडी वहीं पड़ी रहेगी और उस पर भी क्या स्टार्ट हो गया? डिपोजिशन स्टार्ट हो गया। किसका? मिनरल्स वगैरह का। मिनरल्स वगैरह डिपोजिट होना उस पर स्टार्ट हो गया। डस्ट वगैरह, सैंड वगैरह, ये सब उस पर डिपोजिट होना स्टार्ट हो गया। तो बताओ उसकी बरिंग हो गई पूरी की नहीं हो गई? अब वो उसमें बरीड हो गया पूरा का पूरा, तो उसका डिकम्पोजिशन होगा। सॉफ्ट पार्ट पहले, हार्ड पार्ट बाद में। तो अगर आप इस पार्ट की डिगिंग करोगे तो यहाँ पर जो अब मिलेगा आपको हार्ड पार्ट के रिमेन्स, वो क्या हो गए? वो क्या हो गया? फॉसिल हो गया। लेकिन आप देखो ना, ये जो आपको एक पर्टिकुलर लेयर दिख रही है, ये दूसरी लेयर हो गई, यानी कि सेडिमेंट टू। ये क्या हो गया? सेडिमेंट टू। तो इस तरीके से क्या होता है? धीमे धीमे यहाँ पर लाइफ फॉर्म आते जाएंगे और उनके फॉसिल बनते जाएंगे और साथ में क्या बनते जाएंगे? सेडिमेंट्स भी बनते जाएंगे। और जो सेडिमेंट्स बनेंगे उन्हीं को अपन कलेक्टिवली क्या बोल देंगे? उसको अपन इस तरीके से बनते बनते उसी को अपन बोल देते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो ये सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है कि जो सेडिमेंट्स होते हैं वो एक के ऊपर एक बनते चले जाते हैं और उस टाइम पर प्रेजेंट जो लाइफ फॉर्म होता है वो उसी में उसकी क्या होती जाती है? बरिंग होती जाती है उसकी डेथ के बाद। और जब आप डिगिंग करोगे तो कहीं ना कहीं कैसे करोगे? ऊपर से नीचे की तरफ करोगे। तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे, अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ आओगे, तो आपको सेडिमेंट के जो बनने का ऑर्डर था उसके अपोजिट आना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले जो बाद में बना वो आप सबसे पहले उसकी डिगिंग करोगे, फिर जो उसके पहले बना था उसकी डिगिंग आप बाद में करोगे, फिर जो उसकी पहले बना था उसकी डिगिंग और बाद में करोगे। आया ना? और जब आप ऐसे करते जाओगे तो आपको क्या मिलते जाएंगे? फॉसिल्स मिलते जाएंगे एक एक करके। तो जिस सेडिमेंट में जो लाइफ फॉर्म का फॉसिल बना वही तो मिलेगा आपको, कि नहीं मिलेगा? आया ना? तो इस तरीके से क्या होता है? सेडिमेंट बनते जाते हैं और कहीं ना कहीं सेडिमेंट में कहीं ना कहीं फॉसिल्स भी बनते चले जाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यानी कि फॉसिल्स का जो बनने का ऑर्डर हुआ
वो लो सेगमेंट टू हाई सेगमेंट हुआ। और जब आप डिगिंग करते हो तो हाई सेगमेंट टू लो सेगमेंट करते हो कहीं ना कहीं, आया ना। तो ये फंडा यहाँ पर होता है। तो फाइनली आपको जब फॉसिल मिलते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको मिलते हैं, आप डायग्राम की हेल्प से भी यहाँ पर समझ सकते हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये होता है सेडिमेंट्री रॉक का कंसेप्ट, जहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सेडिमेंट्स का बनना ही क्या है, सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन के थ्रू बने, इसलिए बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। बात समझ में आई किस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स बनते हैं, किस तरीके से सेडिमेंट्स बनता है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं। अब मैं एक डायग्राम की हेल्प से कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने काफी कुछ डिस्कस किया यहाँ पर। तो यहां पर मैंने क्या ले रखा है, एक सेडिमेंट्री रॉक ले रखी है, एक सेडिमेंट्री रॉक जिसमें आपको देखने को मिल रहा है ढेर सारे क्या सेडिमेंट्स। और ये मान लो सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेजेंट है किसमें, अर्थ क्रस्ट में। तो कहीं ना कहीं अपन ने क्या किया, अर्थ क्रस्ट का एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर कट कर लिया। तो आप कुछ भी बोल दो, क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट या फिर सेडिमेंट्री रॉक, और जिसमें आपको क्या देखने को मिल रही है, बहुत सारे सेडिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब आप देखो कि सेडिमेंट्स जो हैं उसमें नीचे वाले पोर्शन में ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनका फॉर्मेशन पहले हुआ होगा, तो वो क्या होगा, ओल्डेस्ट सेडिमेंट्स। तो नीचे की तरफ क्या है, ओल्डेस्ट सेडिमेंट्स। और जैसे जैसे आप ऊपर इसमें देखते जाओगे तो वहां पर क्या मिलते जाएंगे, रिसेंट सेडिमेंट्स, क्योंकि वो बाद में बने हैं या हमसे अभी थोड़े टाइम पहले ही बने। तो नीचे की तरफ ओल्डेस्ट सेडिमेंट्स और ऊपर की तरफ रिसेंट सेडिमेंट्स यहाँ पर होते हैं। और जब आप देखते हो इन सेडिमेंट्स को गौर से, या फिर ऊपर से लेके नीचे की आप डिगिंग करते हो, जब आपको पता चलता है कि यहां पर तो क्या है, डिफरेंट सेडिमेंट्स में डिफरेंट क्या है, फॉसिल्स है। डिफरेंट सेडिमेंट्स में डिफरेंट फॉसिल्स है, आप देख सकते हो क्लियरली। तो ये किस बात का इंडिकेशन है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि अगर डिफरेंट टाइम डिफरेंट सेडिमेंट में डिफरेंट फॉसिल है, इसका मतलब डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स रहे हैं। अगर लाइफ फॉर्म सेम रहते हमेशा से, तो बताओ फॉसिल्स भी सेम मिलने चाहिए थे या नहीं मिलने चाहिए? लेकिन फॉसिल्स तो सेम नहीं मिले, इसका मतलब लाइफ फॉर्म्स भी हमेशा से सेम नहीं रहे। बताओ इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला इंडिकेशन तो यहीं से हो गया ना कि इवोल्यूशन तो हुआ है, क्योंकि डिफरेंट फॉसिल्स मिले हमें डिफरेंट सेडिमेंट्स। एक और बात, आपको जो फॉसिल्स मिले हैं उसमें जो ओल्डर फॉसिल्स मिले, मतलब जो आपको ओल्डेस्ट सेडिमेंट्स में मिले हैं, वो कैसे हैं, यूजुअली सिंपलर टाइप के हैं, सिंपल है बिल्कुल, उनका बेसिक सा स्ट्रक्चर। लेकिन जो आपको अपर सेगमेंट्स में मिले हैं, रिसेंट सेडिमेंट्स में मिले हैं, वो जो है वो न्यूअर फॉसिल्स है, क्योंकि वो बाद में रहे होंगे अर्थ पर। तो वो किस टाइप के हैं, वो सिंपल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स टाइप के भी। अब बताओ अगर इवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो क्या सिंपल से सिंपल ही नहीं रहे होते? ये कॉम्प्लेक्स कहां से आ गए, ये कॉम्प्लेक्स आए इवोल्यूशन से। तो बताओ यहां से भी एक बात प्रूव हो गई ना कि लाइफ फॉर्म्स में कंटिन्यूअसली चेंज आए हैं, यानी इवोल्यूशन हुआ है। अब क्या हुआ कि आप बीच में कुछ ऐसे भी फॉसिल्स देखते हो जो आपको आज के टाइम पर ऐसे लाइफ फॉर्म नहीं दिखाई देते। कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले आपको जो लाइफ फॉर्म्स आज के टाइम पर देखने को नहीं मिलते। मतलब वो किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर, मान लो आपको डायनासोर का फॉसिल मिला तो आपको पता चल गया कि हाँ यार इस तरीके का कोई तो लाइफ फॉर्म नहीं है। तो आपने क्या कहा, अच्छा ये मतलब है कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका होगा। तो कुछ फॉसिल्स ऐसे होते हैं जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल डायनासोर। इससे एक बात और क्लियर हुई कि कुछ फॉसिल्स क्या है, एक पर्टिकुलर सेडिमेंट्स में ही दिखे, ना तो वो उसके पहले दिखे और ना उसके बाद दिखे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो अर्थ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ही रहे, ना तो उसके पहले रहे और ना उसके बाद रहे। तो यानी सम एग्जिस्टेड इन अ पर्टिकुलर जियोलॉजिकल पीरियड, बस उतने टाइम के लिए वो अर्थ पर थे, ना उसके पहले थे ना उसके बाद थे। तो बताओ इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो ओवर पीरियड क्या होते हैं, ओवर टाइम पीरियड क्या होते हैं, वेरी करते चले गए। और इससे प्रूव होता है कि एवोल्यूशन तो हुआ ही है। बताओ एविडेंस मिल गया कि नहीं मिल गया? चलो अब एक बात और कर लेते हैं। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी क्या लिखती है, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ये लाइन है एनसीईआरटी की, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अब दोनों टर्म समझो। सबसे पहला टर्म है क्या, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। जियोलॉजिकल हिस्ट्री मींस अर्थ की हिस्ट्री। अर्थ की हिस्ट्री मींस उस रॉक की हिस्ट्री। उस रॉक की हिस्ट्री मतलब कब कैसे सेडिमेंट्स बने, ये हो गई बात। मतलब सेडिमेंट का जो बनना रहा वो हो गई क्या, हिस्ट्री किसकी, अर्थ की या उस सेडिमेंट्री रॉक की, वो क्या हो गई, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेडिमेंट्स इन सेडिमेंट्री रॉक। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेडिमेंट्स
इन अ सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या हो गया? जियोलॉजिकल हिस्ट्री। फिर है बायोलॉजिकल हिस्ट्री की बात। तो बायोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब क्या कि अलग अलग फॉसिल्स मिले आपको अलग अलग सेडिमेंट, और फॉसिल अगर अलग अलग मिले इसका मतलब अर्थ पर पास्ट में अलग अलग टाइप के क्या रहे हैं? लाइफ फॉर्म्स रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेडिमेंट्स इन अ सेडिमेंट्री रॉक वो हो गया जियोलॉजिकल हिस्ट्री, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स वो हो गया बायोलॉजिकल हिस्ट्री। आया ना? और दोनों क्या है? क्लोजली कोरिलेटेड है, पैरेलल चल रही है दोनों चीजें। आप खुद सोचो ना, सेडिमेंट्स बनते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के फॉसिल्स भी तो बनते जा रहे हैं, मतलब दोनों की हिस्ट्री बनती जा रही, पैरेलली की नहीं बनती जा रही। यानी एक तरफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री बन रही है तो दूसरी तरफ बायोलॉजिकल हिस्ट्री बन रही है। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो एक तरफ आपको जानने को मिलेगी जियोलॉजिकल हिस्ट्री और एक तरफ आपको जानने को मिलेगी बायोलॉजिकल हिस्ट्री। बताओ दोनों क्लोजली रिलेटेड है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है? क्लियर है? तो ये वो डायग्राम है जिससे हम एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। फंडा क्लियर हो गया ना? तो याद रखना ये एनसीईआरटी का पॉइंट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स पर, कि फॉसिल्स के क्या क्या टाइप होते हैं, मतलब क्या क्या टर्म यूज होते हैं फॉसिल्स के रिगार्डिंग। तो एक टर्म है बेटा अनअल्टर्ड फॉसिल्स। अनअल्टर्ड फॉसिल ये फर्स्ट टाइप है फॉसिल्स का, अनअल्टर्ड फॉसिल। अनअल्टर्ड का नेम से ही मतलब समझ में आ रहा है, ऐसे फॉसिल्स जिनमें कोई चेंज ना आया हो, मतलब जब उनकी डेथ हुई थी जब वो जैसे दिखते थे वैसे ही आज दिख रहे हैं जबकि उनका फॉसिल डिस्कवर हुआ है। तो फॉसिल की डिस्कवरी के टाइम पर वो वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे कि वो डेथ के टाइम पर दिखते होंगे, यानी उनमें डेथ के टाइम से लेकर के आज फॉसिल की डिस्कवरी तक कोई भी चेंज नहीं आया, तो वो क्या है? अनअल्टर्ड फॉसिल, मतलब कोई चेंज नहीं आया। अब कोई चेंज क्यों नहीं आया होगा? आप खुद सोचो ना, चेंज इसलिए नहीं आया होगा कि शायद वहां पर डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, तभी तो चेंज नहीं आएगा। और डिकम्पोजिशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शायद माइक्रोबियल जो एक्शन है वो नहीं हो पाया। और माइक्रो एक्शन जो है वो तो हर जगह होता है, कुछ ही जगह को छोड़ करके। जैसे जैसे आइस, अगर कोई चीज आइस में है तो उसका जो डिकम्पोजिशन है वो या तो होगा नहीं, होगा होगा भी तो वेरी वेरी स्लो होगा। आपको पता है कि जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन बहुत कम हो जाता है। सिंपल सा एग्जांपल समझो फ्रिज का। जैसे वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनको अपन लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए उनको कहां रख देते हैं? फ्रिज में रख देते हैं। प्रिजर्व क्यों करना है? क्यों रखना है? क्योंकि बाहर अगर रखेंगे तो उनका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा और वो जल्दी ही खराब हो जाएंगे। लेकिन फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम, इसलिए उनका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन इतनी जल्दी नहीं हो पाता और वो लंबे टाइम तक क्या रहते हैं? वैसे के वैसे रहते हैं। यानी आइस में अगर कोई मिलेगा फॉसिल तो वहां पर चांस है कि वो कैसा रहा होगा? अनअल्टर्ड रहा होगा। ऐसे ही एक और सब्सटेंस है अंबर, जिसकी बात अपन बाद में करेंगे। चलो एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल है अनअल्टर्ड फॉसिल ऑफ वुली मैमथ। वुली मैमथ फाउंड फ्रोजन इन आइस फ्रॉम साइबेरियन रीजन। तो क्या हुआ, एक फॉसिल मिला था अभी थोड़े टाइम पहले ही। देखो इवोल्यूशन में अगर मैं ऐसा बोलूं ना कि थोड़े टाइम पहले, इसका मतलब 100 ईयर्स तक वो थोड़ा टाइम ही चलता है, क्योंकि बात यहाँ मिलियन बिलियन की होती है। तो 100 ईयर्स की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो अभी थोड़े टाइम पहले ही क्या मिला? एक फॉसिल मिला, किसका? वुली मैमथ का। और ये वुली मैमथ ऐसे दिखते थे, आप देख सकते हो वुली मैमथ ऐसे दिखते थे। और ये जो वुली मैमथ है ये आज से 25,000 ईयर्स एगो क्या हो चुके थे? एक्सटिंक्ट हो चुके थे। लेकिन इसका एक फॉसिल मिला, वो भी अनअल्टर्ड। कहां से मिला? आइस से मिला, फ्रोजन कंडीशन में। कहां से? साइबेरियन रीजन से। साइबेरियन रीजन में क्या होती है? आइस ही होती है हमेशा। तो फ्रोजन कंडीशन में मिला, आइस के अंदर। अब जब ये मिला तो वो लगभग लगभग ऐसा लगा कि जैसे अभी इसकी डेथ कल ही हुई हो और आज हमने इसको डिस्कवर कर लिया, ऐसा लगा। मतलब बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने लंबे टाइम तक ये कहां से रहा, कहां रहा? आइस में रहा। अब आप खुद सोचो कि जब 25,000 ईयर्स एगो वो एक्सटिंक्ट हो चुके, इसका मतलब अगर वो लास्ट वुली मैमथ का भी फॉसिल है तो यानी वो कम से कम 25,000 ईयर्स से कहां पर है? उसी आइस में है। लास्ट का भी अगर अपन मान करके चलें तो बताओ इतने लंबे टाइम तक वो एज इट इज बना रहा आइस के अंदर। तो बताओ ये कैसा फॉसिल हो गया? अनअल्टर्ड फॉसिल। ये एक आर्टिस्टिक एक रिप्रेजेंटेशन है बस, ये कोई रियल फोटो नहीं है। बस केवल किसी ने शायद एक पेंटिंग बना रखी है, तो आप देख सकते हो उसमें ये अंदर की तरफ वुली मैमथ बना रखा है और ये यहाँ पर जैसे ही उसने उसकी डिगिंग वगैरह की होगी तो वहां से ब्लड आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब वही फंडा बताना चाह रहे हैं कि बिल्कुल फ्रेश क्या निकला था? उसका वो फॉसिल निकला था।
आज तक हम वुली मैमथ की साइज मौत की साइज जितना समझते थे। नहीं बेटा, ये वुली मैमथ है, ये मौत नहीं है बेटा, है ना। थैंक्स फॉर शोइंग मी द पिक्चर्स। चलो ठीक है, अब समझ में तो आ गया ना कितना बड़ा है ना? मौत नहीं था बेटा ये, ठीक है। चलिए, तो अनअल्टर्ड फॉसिल ऑफ वुली मैमथ, ये किसका एग्जांपल है? अनअल्टर्ड फॉसिल का। चलिए अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। फॉसिलाइज्ड इंसेक्ट्स ट्रैप्ड इन अंबर। अभी अंबर क्या है? अंबर होता है एक रेजिनस मैटर, रेजिनस मैटर मतलब ग्लू जैसा, गम जैसा मैटर, है ना। और जो सीक्रेट करते हैं कुछ प्लांट्स, है ना। तो गम लाइक सब्सटेंस, ग्लू लाइक सब्सटेंस, रेजिनस सब्सटेंस, ऐसा आप बोल सकते हो किसको? अंबर को। तो ये कुछ प्लांट सीक्रेट करते हैं। अब खास बात क्या होती है कि जब प्लांट सीक्रेट करता है इस अंबर को, तो वो लिक्विड फॉर्म में सीक्रेट करता है। तो पहले क्या होता है? लिक्विड होता है और काफी ज्यादा विस्कस होता है, और ग्लू जैसा क्या होता है? एडहेसिव प्रॉपर्टी का होता है। अब मान लो इसी कंडीशन पर, जबकि वो लिक्विड कंडीशन में है, उसी कंडीशन पर अगर कोई इंसेक्ट आकर के उस पर बैठ जाए, तो बताओ कहीं ना कहीं वो, क्योंकि लिक्विड है तो वो अंदर उस पर क्या हो जाएगी? उसकी बरीइंग हो जाएगी। तो जब वो अंदर चला जाएगा उसके, तो बाहर आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा विस्कस है और एडहेसिव है। तो बताओ वहीं पर उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो गई डेथ। अब अंबर की खास बात क्या है कि अभी तो ये लिक्विड कंडीशन में है, लेकिन थोड़ी टाइम बाद, क्योंकि अभी एयर के कांटेक्ट में ये ड्राई हो जाता है, और ड्राई होकर के हो जाता है जबरदस्त हार्ड। अब ये हार्ड हो जाएगा, और हार्ड और कैसा? ट्रांसपेरेंट भी। तो अब हार्ड कंडीशन अगर हो गई है, तो इंसेक्ट जो है वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर क्या हो गया? फिक्स हो गया। और ट्रांसपेरेंट है तो अपन उसको बाहर से देख भी सकते हैं। अब क्या होता है? इस तरीके से जो फिक्स्ड इंसेक्ट है, ये वैसा का वैसा बना रहेगा। अब बताओ, डेड बॉडी है तो इसको आप जब भी देखोगे तो फॉसिल बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हैं। लेकिन वो कैसा फॉसिल है? अनअल्टर्ड फॉसिल है, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, उसका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि उतने अंदर तक, इतने हार्ड सब्सटेंस में बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। तो अंबर में जब हम देखते हैं, तो अंदर जो इंसेक्ट हमें दिखाई देता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? वो भी अनअल्टर्ड फॉसिल का एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हो ये कुछ फोटोज हैं, ये सबके सब अंबर ही है, पूरा सब्सटेंस आप देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट है। और इसमें आप अंदर देख सकते हो कि इंसेक्ट्स हैं जिनके फॉसिल्स बने हुए हैं। तो आप देख सकते हो अनअल्टर्ड वे में क्या है? ये उनके फॉसिल्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई सॉ दिस इन जुरासिक वर्ल्ड मूवी। हाँ, कुछ मूवीज में भी ये दिखाए गए हैं, है ना। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किस मूवी में, लेकिन हाँ एक दो जगह मैंने देखे खुद है मूवीज के अंदर, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या है? फॉसिलाइज्ड इंसेक्ट है ट्रैप्ड इन अंबर। तो ये होगा किसके एग्जाम्पल? अनअल्टर्ड फॉसिल्स के। अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर, सेकंड फॉसिल के टाइप पर। वो है पेट्रीफाइड फॉसिल्स। अब पेट्रीफाइड फॉसिल्स क्या होते? पेट्रिफिकेशन जिनमें हो चुका हो, वो क्या है? पेट्रीफाइड फॉसिल्स है। ऐसे फॉसिल्स जिनमें पेट्रिफिकेशन हो चुका है, वो क्या है? पेट्रीफाइड फॉसिल्स। अब पेट्रिफिकेशन का मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या लाइफ फॉर्म होगा, तो उसमें होगा एक सॉफ्ट पार्ट और दूसरा होगा हार्ड पार्ट, है ना। तो सॉफ्ट पार्ट का तो डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा, लेकिन हार्ड पार्ट का डिकम्पोजिशन उतनी जल्दी नहीं होगा। तो अब सॉफ्ट पार्ट जैसे ही डिकम्पोज हुआ, अगर सॉफ्ट पार्ट के प्लेस पर अगर डिपोजिट होने लग जाए क्या? मिनरल्स, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? पेट्रिफिकेशन बोलते हैं। मतलब डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन प्लेस ऑफ डिकम्पोज्ड सॉफ्ट पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म इज नोन एज पेट्रिफिकेशन। हार्ड पार्ट मिलेगा, लेकिन साथ में सॉफ्ट पार्ट की जगह आपको क्या मिलेंगे? मिनरल्स मिलेंगे। किन फॉसिल्स में? पेट्रीफाइड फॉसिल्स में। और ये जो पेट्रीफाइड फॉसिल्स होते हैं, ये मोस्ट कॉमन टाइप के क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप। ज्यादातर फॉसिल्स आपको इसी टाइप के देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन टाइप होता है जो फॉसिल्स का, वो होता है पेट्रीफाइड फॉसिल। आप देख सकते हो इस पिक्चर से कि यहाँ पर जो सॉफ्ट पार्ट होगा कभी, वो सॉफ्ट पार्ट तो डिकम्पोज हो गया, लेकिन उसके प्लेस पर क्या डिपोजिट हो गए हैं? उसके प्लेस पर मिनरल्स डिपोजिट हो गए। तो हार्ड पार्ट तो मिला, लेकिन सॉफ्ट पार्ट की जगह क्या मिला? मिनरल्स मिला। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया पेट्रीफाइड फॉसिल्स। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है माउल्ड एंड कास्ट फॉसिल्स। माउल्ड एंड कास्ट फॉसिल्स हिंदी में बोलते हैं सांचा और ढांचा, है ना। हिंदी में बोलते हैं सांचा ढांचा, और इंग्लिश में माउल्ड एंड कास्ट। तो इनका फंडा क्या है? जैसे मान लो कभी कोई वेट सॉइल है, गीली मिट्टी है, ठीक है, और उस पर कोई आकर के ऑर्गेनिज्म जिसकी डेथ हो गई, वो वहां पर पड़ा हुआ है, तो बताओ उसका इंप्रेशन उस वेट सॉइल पर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बन गया।
अब जो इंप्रेशन है वो तो ठीक है बन गया, लेकिन साथ में धीमे धीमे अगर उस पर मिनरल्स वगैरह डिपॉजिट नहीं होंगे उस ऑर्गेनिज्म पर, तो वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, पहले सॉफ्ट पार्ट और बाद में हार्ड पार्ट। तो मतलब जो लाइफ फॉर्म है उसकी डेड बॉडी तो पूरी तरीके से गायब हो गई, लेकिन उसका इंप्रेशन तो वहां पर वेट सॉइल पर बना रह गया हमेशा के लिए। और वो हमेशा के लिए इसलिए क्योंकि वेट सॉइल जो है वो आगे जाकर के ड्राई भी तो हो सकती है, तो आपको वो हमेशा वहां पर क्या दिखाई देगा, एक इंप्रेशन दिखाई देगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, माउल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउल्ड। तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा क्या बन गया है, यहाँ पर एक इंप्रेशन बन गया है उस लाइफ फॉर्म का। बात समझ में आ गई ना, यहां पर क्या बन गया, उसका इंप्रेशन बन गया। अब मान लीजिए जो इंप्रेशन है इसमें आकर के क्या डिपॉजिट हो जाए, मिनरल्स डिपॉजिट हो जाए। तो बताओ मिनरल्स भी वही शेप ले लेंगे ना जो इस कास्ट, जो इस माउल्ड का होगा, इंप्रेशन का होगा। तो जब इस जगह पर आकर के मिनरल्स आएंगे और डिपॉजिट होंगे तो वो मिनरल्स वही शेप बना लेंगे जो कि इस माउल्ड का है या इंप्रेशन का है। और अब जो शेप बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कास्ट बोलेंगे। तो माउल्ड से ही क्या बनते हैं, कास्ट बनते हैं। पहले माउल्ड बनता है और उसके बाद फिर क्या बनता है, कास्ट बनता है। तो माउल्ड और कास्ट दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक तरीके से। चलो देखो कैसे, एक और अच्छे एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो ये मैं कहूंगी ये वेट सॉइल है, ये वेट सॉइल है, ठीक है, गीली मिट्टी है, और उस पर आकर के कोई इंप्रेशन बन गया। तो बताओ ये जो इंप्रेशन बना, ये जो इंप्रेशन बना, ये क्या है एक्चुअल में, ये हो गया माउल्ड। ये क्या है, माउल्ड। अब इस पर आकर के क्या डिपॉजिट हो गए, मिनरल्स डिपॉजिट हो गए इस पर आकर के, मिनरल्स डिपॉजिट हो गए इस पर आकर के। तो डिपॉजिट हुए और फिर अपन ने क्या कर दिया, उस मिनरल्स वाले पार्ट को अपन ने अलग कर दिया। ये दो पार्ट हो गए, मिनरल्स वाला पार्ट और ये पहला जो वेट सॉइल वाला पार्ट है वो। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, जो ये अलग होने पर, ये क्या है, माउल्ड। और जो दूसरा पार्ट बना वो क्या हो गया, कास्ट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो माउल्ड और कास्ट क्या हुए, दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री हुए। आ गई ना बात समझ में कि नहीं आ गई। तो माउल्ड एंड कास्ट इस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो अगर सिर्फ इंप्रेशन की बात करोगे तो माउल्ड, और इंप्रेशन पर मिनरल्स के डिपॉजिट होने पर मिनरल्स ने जो शेप ले लिया वो क्या हो गए, कास्ट। तो माउल्ड एंड कास्ट। क्लियर है ना बेटा, चलिए अब नेक्स्ट टाइप जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं हम लोग प्रिंट फॉसिल्स का। प्रिंट फॉसिल्स, प्रिंट मींस वही इंप्रेशन, मॉल्ड जैसी बात, कोई खास डिफरेंस नहीं होता। लेकिन इसमें पूरा का पूरा लाइफ फॉर्म नहीं, लाइफ फॉर्म का जनरली छोटा सा एक पार्ट होता है ना। तो प्रिंट और माउल्ड लगभग सेम बात है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वही बात हो गई कि इंप्रेशन दिखाई देगा, तो हो सकता है कई बार आपको लीफ का इंप्रेशन मिल जाए कहीं पर, तो वो हो गया प्रिंट फॉसिल। और कई बार हो सकता है कि आपको किसी इंसेक्ट का मिल जाए इंप्रेशन, मतलब कोई और पार्ट नहीं मिला, सिर्फ क्या मिला, इंप्रेशन मिला, तो वो भी क्या होगा, प्रिंट फॉसिल। तो लीफ हो गई, इंसेक्ट हो गई, इन सब के क्या मिलते रहते हैं, इंप्रेशन मिलते रहते हैं, और बेसिकली वो क्या है, प्रिंट फॉसिल ही है, या माउल्ड भी कह सकते हो। लेकिन अगर उसमें मिनरल्स डिपॉजिट हो जाए और फिर उन मिनरल्स के पार्ट को हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का वो हो जाएगा कास्ट फॉसिल। क्लियर है ना बात, तो ये टर्म्स याद रखिएगा। आगे है एक टर्म कॉप्रोलाइट्स। कॉप्रोलाइट्स, कई बार क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स का जो फीकल मैटर है, फीकल मैटर, फीसेस वगैरह जो होती है, उनमें मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो हमेशा हमेशा के लिए कैसे हो जाते हैं, फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, फॉसिलाइज्ड फीकल मैटर भी अपन को देखने को मिलता है। और जो ये फॉसिलाइज्ड फीकल मैटर है उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या, कॉप्रोलाइट्स। इससे भी साइंटिस्ट को बहुत सारी चीजें पता चलती है। देखो जैसे अगर मैं बात करूं कि अपन ने फॉसिल्स के टाइप देखे, तो कई बार अपन को फॉसिल्स में रिमेन्स मिल जाते हैं हार्ड पार्ट के, तो उससे अपन को बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, बोन्स वगैरह के बारे में, स्कल के बारे में, और कहीं ना कहीं टीथ के बारे में। कई बार अपन को सिर्फ इंप्रेशन मिलता है, तो उससे अपन को भी पता चल जाता है कि उसका शेप कैसा हुआ करता था। लेकिन कई बार जो कॉप्रोलाइट्स मिलते हैं इनसे भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है साइंटिस्ट को। कैसी इंफॉर्मेशन, कि वो खाया क्या करते थे, वो हर्बीवोरस थे, वो कार्निवोरस थे, वो सारी चीजें भी काफी हद तक आइडिया इन्हीं कॉप्रोलाइट से उनको मिल जाता है। यानी जो फीडिंग हैबिट्स थी उनकी, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया इस कॉप्रोलाइट्स नेम के जो फॉसिल्स हैं उससे मिल जाता है। बात समझ में आ गई ना, तो याद रखना फॉसिलाइज्ड फीकल मैटर किस क्या बोलते हैं उसको, अपन लोग कॉप्रोलाइट बोलते हैं। क्लियर है ना, चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही फेमस फॉसिल की, जिसका नेम है आर्क्योप्टेरिक्स। बहुत ही फेमस फॉसिल रहा, मतलब बहुत सारे फॉसिल्स डिस्कवर हुए, लेकिन आर्क्योप्टेरिक्स की पॉपुलैरिटी अलग ही लेवल पर है ना, अलग लेवल पर इसकी पॉपुलैरिटी। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, और ये रियल फोटोज हैं फॉसिल्स की, जिस तरीके से वो मिले हमें रॉक्स में।
और आप सबको पता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या, आगे तो पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक सा मतलब होता है कि वो लिंक जिसमें टू डिफरेंट ग्रुप्स के क्या मिल रहे हो, फीचर्स मिल रहे हो। तो जैसे आर्कियोप्टेरिस है, उसमें रेप्टाइल्स के भी फीचर मिलते हैं और उसमें बर्ड्स के भी फीचर मिलते हैं। तो इसलिए क्या है, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच की, रेप्टाइल्स की और बर्ड्स के बीच की। लेकिन यहां पर टर्म यूज कर रखा है मिसिंग लिंक। मतलब क्या, जब कोई कनेक्टिंग लिंक एक्सटेंट हो जाए, जब कोई कनेक्टिंग लिंक एक्सटेंट हो जाए तो उसी को अपन बोलने लग जाते हैं मिसिंग लिंक। तो यहां पर क्या है कि आर्कियोप्टेरिक्स सब क्या हो चुका है, एक्सटेंट हो चुका है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, मिसिंग लिंक। तो मिसिंग लिंक है किसके बीच में, रेप्टाइल्स के बीच में और बर्ड्स के बीच में। ठीक है, चलो आगे। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, एंड्रियास वैगनर ने की थी। किसने की थी, एंड्रियास वैगनर ने। कहां से, वावेरिया एक जगह है जर्मनी में, वहां से, वावेरिया हिल्स बोलते हैं एग्जैक्टली। तो वावेरिया जो हिल्स है जर्मनी के अंदर, वहां से डिस्कवर किया था किसने, एंड्रियास वैगनर ने। याद रखना, एक बार ये पूछा जा चुका है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो वावेरिया हिल्स है और वो वहां जो रॉक्स, जिन रॉक्स से ये मिला था ये फॉसिल, वो किस पीरियड की रॉक्स थी, वो थी जुरैसिक पीरियड की रॉक्स। तो जुरैसिक पीरियड की जो रॉक्स थी उनसे जाकर के मिला है क्या, ये हमको फॉसिल। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जुरैसिक पीरियड में आर्कियोप्टेरिक्स प्रेजेंट थी। ये तो हमें इंडिकेशन मिल गया जैसे ही हमने पता किया कि वो रॉक्स किस पीरियड की हैं, जुरैसिक पीरियड की, तो आइडिया मिल गया कि वो जुरैसिक पीरियड में तो हुआ करती थी। कौन, आर्कियोप्टेरिक्स। अब यहाँ पर एक रिक्रिएट किया गया है, एक डायग्राम रिक्रिएट किया गया है सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो जैसे हमको फॉसिल्स मिले उसी के बेसिस पर ये रिक्रिएट किया गया है। क्लियर। तो आप जो ये डायग्राम है एक्चुअल में, क्योंकि अब तो प्रेजेंट में देखने को मिलते नहीं और ऐसे हमें फॉसिल मिलते नहीं, तो ये रिक्रिएट किया गया डायग्राम है। तो इससे आप जब देखोगे ना तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये ना तो बर्ड जैसी दिख रही है एग्जैक्टली और ना ही ये रेप्टाइल्स जैसी दिख रही है एग्जैक्टली। तो ना तो ये बर्ड्स जैसी है और ना ही ये रेप्टाइल्स जैसी है, यानी इसमें दोनों के फीचर है ना। वॉइस वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या बेटा, वॉइस में कोई इशू है क्या, वीडियो ऑडियो सब क्लियर, सब ठीक चल रहा ना। ठीक है। तो अब देखो इसमें दोनों के कैरेक्टर्स है, तो वो हमें पढ़ने हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स के और क्या क्या कैरेक्टर्स एवियन यानी कि बर्ड्स के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन रेप्टिलियन कैरेक्टर, फिर देखेंगे अपन एवियन कैरेक्टर, मतलब बर्ड्स के कैरेक्टर, क्योंकि बर्ड्स के ग्रुप को अपन एवीज बोलते हैं, है ना, इसलिए इसको एवियन कैरेक्टर्स यहां बोल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला कैरेक्टर, लॉन्ग लिजर्ड लाइक टेल विद थ्री कॉर्डल वर्टिब्री। थ्री कॉर्डल वर्टिब्री। अब आप देखो ये जो इसकी टेल है, क्या इतनी लॉन्ग टेल आपको बर्ड्स में मिलती है क्या, नहीं मिलती है, तो रेप्टाइल्स में मिलती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर लॉन्ग लिजर्ड लाइक टेल मिल गई। और खास बात क्या रही कि उसमें जो कॉर्डल वर्टिब्री है ना, जो टेल के अंदर वर्टिब्री होते हैं उनको कॉर्डल वर्टिब्री बोलते हैं, और वो यहाँ कैसे मिले, फ्री मिले। मतलब इससे फ्लेक्सिबिलिटी है किसमें, टेल में, किसकी तरह, रेप्टाइल्स की तरह। सेकेंड थिंग, इनके जो जॉज हैं उसमें टीथ प्रेजेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर जॉज के अंदर क्या बना रखे हैं, टीथ बना रखे हैं। तो टीथ क्या कभी बर्ड्स में मिलते हैं, नहीं मिलते, मॉडर्न बर्ड्स में तो नहीं मिलते, टूथड बर्ड में मिले वो अलग बात है, लेकिन मॉडर्न बर्ड में तो नहीं मिलते। अब जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उनमें नहीं मिलते, तो ये किसका कैरेक्टर हुआ, रेप्टाइल्स, क्योंकि रेप्टाइल्स में तो मिलते हैं। फिर यहाँ स्टर्नम कैसा मिला, वीक मिला। और साथ में यहाँ जो बोन्स मिली वो कैसी मिली, नॉन न्यूमेटिक बोन्स, नॉन न्यूमेटिक बोन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि यहाँ पर नॉन न्यूमेटिक बोन्स मिली। आपको पता है कि जो वर्ड्स हैं उनके अंदर कुछ फ्लाइट एडाप्टेशंस देखने को मिलते हैं, मतलब उनको जो फ्लाई करना होता है उसके लिए वो कुछ एडाप्टेशंस दिखाते हैं। और उनमें एक एडाप्टेशन होता है कि उनके अंदर मिलती है हॉलो बोन्स। तो बर्ड्स के अंदर हॉलो बोन्स मिलती है। हॉलो बोन्स का मतलब अंदर सॉलिड मटेरियल नहीं है, वहां पर क्या है, एयर है। और एयर फिल्ड जो हॉलो बोन्स होती हैं बर्ड्स की, उनको अपन बोलते हैं क्या, न्यूमेटिक बोन्स। तो वो हो गई न्यूमेटिक बोन्स। अब न्यूमेटिक बोन्स किसका फीचर है, बर्ड्स का, लेकिन यहां पर न्यूमेटिक बोन्स नहीं मिली, यहां तो सॉलिड बोन्स मिली। मतलब यहां पर सॉलिड बोन्स मिली तो इसका वेट क्या होगा, ज्यादा। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फ्लाई नहीं कर सकता हुआ, तो आर्कियोप्टेरिक्स फ्लाई नहीं कर सकता हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लाइट एडाप्टेशन, जो इंपॉर्टेंट फ्लाइट एडाप्टेशन है बर्ड का, प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन्स, वो यहाँ देखने को नहीं मिला। यहाँ कैसी बोन्स है, नॉन न्यूमेटिक बोन्स। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, चलो। ये थोड़ा बड़ा खतरनाक होगा सर, फिर उड़ के खा लेता होगा लोगों को। अब एक बात कहां से आ गई बेटा कि उड़ के खा लेता होगा लोगों को, बड़ा खतरनाक होगा सर।
चलो ठीक है बेटा, अब ये तो पता नहीं है बेटा कि खाता था कि नहीं खाता था, है ना, लेकिन इतना कह सकते हैं कि उड़ तो शायद नहीं पाता होगा, क्योंकि इसका वेट जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ऐसी कई बर्ड्स हैं जिनके अंदर विंग्स तो हैं, लेकिन वो उतना फ्लाई नहीं कर पाते हैं, ये आपको पता है अच्छी से बात, फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं उनको, है ना, कीवी वगैरह जिसमें आते हैं, है ना। चलिए, हाँ क्या बात बोली है, किसने बोला ये? खुशी ने बोला है कि लोग भी नहीं थे तब, लोग थे नहीं तब। मतलब लोग का मतलब सिर्फ ह्यूमन से है, कि ह्यूमन नहीं थे तो कोई खाने वाला मटेरियल ही नहीं होगा वहां पर। कितने गजब गजब लॉजिकल कंसेप्ट्स आते हैं यहाँ पर, कि लोग ही नहीं थे, एक बोल रहा है कि खा लेती होगी और दूसरा बोल रहा है किसको खाएगी, लोग ही नहीं थे तब। चलो ठीक है, अच्छी बात है बेटा, है ना। आगे बात करते हैं एवियन कैरेक्टर्स की बात। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोर लिम्स जो थे वो मॉडिफाइड में क्या हो चुके थे यहाँ पर, मॉडिफाइड, सॉरी, फोर लिम्स जो थे वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके थे। तो यहाँ देख सकते हो आप कि हाइंड लिम्स तो आपको क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन जो फोर लिम्स हैं वो किस में मॉडिफाई हो गए, विंग्स में। मतलब कहीं ना कहीं बर्ड का फीचर आ गया। फिर फेदर्स भी मिले पूरी बॉडी पर, ये बर्ड का फीचर है, सबको पता है। और यहाँ पर जो जॉज है वो एक्चुअल में जॉज ना होकर के क्या है, बीक्स है। तो यहाँ पर क्या है, बीक मिली यहाँ पर। तो अब बीक किस में होती है, वर्ड में होती है, तो मतलब बीक के अंदर क्या है, टीथ है, जबकि होते कहाँ है, जॉ के अंदर। लेकिन यहाँ जॉ ना होकर के क्या है, बीक है एक्चुअली। और साथ में जो हैंड लिम्ब मिले वो एवियन प्लान में ही, एवियन प्लान में ही बने, मतलब जैसे बर्ड्स में होते वैसे ही यहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर आप कहो बात, तो कुछ कैरेक्टर्स किसके हैं, रेप्टाइल्स के, और कुछ कैरेक्टर किसके हैं, बर्ड्स के। तो बताओ कनेक्टिंग लिंक हुई कि नहीं। लेकिन अगर हम एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें, एनिमल डाइवर्सिटी की, तो उस यूनिट में आपको पढ़ना तो कहीं एक जगह होगा ही इसको, कि नहीं होगा। तो एनिमल डाइवर्सिटी में आप इसको कहां पढ़ोगे, बर्ड्स के अंदर पढ़ोगे, बर्ड्स के अंदर। और वो भी कौन सी बर्ड्स, टूथेड बर्ड्स। किसके अंदर पढ़ोगे यहाँ पर आप, टूथेड बर्ड्स के अंदर आप इसको स्टडी करोगे। तो कहीं तो रखना था ना। तो इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन या डाइवर्सिटी वाली जो पोजीशन है वो कहें तो कहां पर है, बर्ड्स में। लेकिन पढ़ते कैसे हैं इसको, कनेक्टिव लिंक की तरह। क्लियर है ना बात, याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इवोल्यूशन और पेडिग्री ऑफ हॉर्स। पेडिग्री, पेडिग्री वैसे तो अपन जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन वो थोड़ा सेंस अलग होता है वहां पर। यहाँ क्या मतलब होता है पेडिग्री का, पेडिग्री का मतलब जैसे मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज पर फोकस कर लो, कि बस हमें इसी का एवोल्यूशन जानना है कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उसको आप बोलते हो पेडिग्री। जैसे मान लो ह्यूमन, ह्यूमन की पेडिग्री भी बहुत पढ़ी जा चुकी है, कि पहले ह्यूमन कैसा था, जावा पीकिंग जैसा, फिर कैसा हो गया, नियंडरथल क्रोमेगनन जैसा, फिर जाकर के हुआ मॉडर्न जैसा, है ना। तो वो हो गई क्या, पेडिग्री। ऐसी हॉर्स के बारे में भी पेडिग्री अच्छे से डिस्कस की जा चुकी है, स्टडी की जा चुकी है। और ऐसा ही एक और एनिमल है, दैट इज एलिफेंट। एलिफेंट की भी पेडिग्री को बहुत अच्छे से स्टडी किया जा चुका है। तो ये थ्री पेडिग्रीज हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, एक हो गया ह्यूमन, एक हो गया हॉर्स, और एक हो गया एलिफेंट। लेकिन हमें दो यहाँ डिस्कस करनी है अपने इस डिस्कशन में, एक तो हॉर्स, और एक बाद में करेंगे जो फोर्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो पेडिग्री का मतलब समझ में आया, जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की एवोल्यूशन की बात करें, वो क्या है, पेडिग्री। बात समझ में आ गई ना। पेडिग्री डॉग के फूड का नेम भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, क्या क्या कमेंट्स आते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो आप इसकी बात करते हैं। तो आप सबको पता है, जो अभी मॉडर्न टाइम पर जो हॉर्स है वो ऐसा दिखता है ना। और उसका साइंटिफिक नेम है इक्वस, इक्वस, इक्वस एक स्पीसीज है, इक्वस जीनस का नेम है। तो ये हो गया मॉडर्न हॉर्स, ये क्या है, मॉडर्न हॉर्स। लेकिन इसके क्या हुए, टाइम टाइम पर हमें फॉसिल्स मिले, जैसे कभी मिल गया हमें प्लियोहिप्पस, एक मिल गया हमें मैरिक हिप्पस, एक मिल गया हमें मीजो हिप्पस, एक मिल गया हमें यूहिप्पस। तो डिफरेंट फॉसिल्स मिले हैं टाइम टू टाइम, कहां पर, अर्थ पर हमें, इसके हॉर्स के। और फिर उनको क्या किया हमने, अरेंज कर लिया उनके एक इवोल्यूशनरी ऑर्डर के बेसिस पर। मतलब जिसकी एज जितनी ज्यादा उसको पहले रखा, जिसकी एज कम उसको बाद में रखा, जिसकी एज और कम उसको और बाद में रखा। तो सबसे ज्यादा एज जो हमें पता चली जिस फॉसिल की, वो पता चली यूहेपस। इसका मतलब यूहेपस सबसे पहले एग्जिस्ट करता होगा। उससे कम एज पता चली मीजोहिप्पस फॉसिल की, इसका मतलब उसके बाद एग्जिस्ट करता होगा। तो ऐसे ही हमने सबको अरेंज कर लिया, 1 2 3 4 5, इस तरीके से क्या कर लिया हमने, अरेंज कर लिया। तो ऑर्डर क्या बन गया, सबसे पहले यूहिप्पस, फिर मीजोहिप्पस, फिर मैरिकहिप्पस, फिर प्लायोहिप्पस, और फाइनली इक्वस। ये बन गया क्या, इवोल्यूशनरी ऑर्डर ऑफ हॉर्स, या फिर पेडिग्री ऑफ हॉर्स। क्लियर। जब हम इनको देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि इनका अपीयरेंस जो है वो चेंज होता रहा है। पहले फॉक्स जैसे दिखते थे, फिर सीप जैसे दिखने लगे, फिर डंकी जैसे दिखने लगे, फिर पोनी, पोनी मतलब वही एक तरीके से टट्टू जो होता है उसके टाइप हमें दिखने लगे। ठीक है। तो यानी कि अपीयरेंस चेंज हुआ, तो कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर हो गई
कि यहाँ पर जब ये इवोल्यूशनरी ऑर्डर की हम बात करेंगे ना, तो जो हाइट है वो यहाँ पर इंक्रीज होती चली गई। हाइट जो है वो इंक्रीज होती चली गई है। पहले बहुत छोटी साइज के थे हॉक्स जितनी, और आज बहुत बड़ी साइज के मॉडर्न हॉर्स जो कि हम देखते हैं। एक पहला चेंज तो ये आया। दूसरा एक और चेंज आया कि इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो भी यहां पर बढ़ती चली गई थी। हालांकि यहाँ डिस्कशन में लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्रेनियल कैपेसिटी भी इवोल्यूशनरी ऑर्डर के साथ इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करती है। मतलब इंटेलिजेंसी भी अगर हम लिंक करें क्रेनियल कैपेसिटी से, वैसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता क्रेनियल कैपेसिटी का इंटेलिजेंसी से, लेकिन फिर भी एक फैक्टर तो वो भी होता है। तो क्रेनियल कैपेसिटी से अगर हम इंटेलिजेंसी को लिंक करें तो इंटेलिजेंट होता चला गया क्या, हॉर्स। तो बीच में अगर हम बात करें डंकी की, ये डंकी लाइक हॉर्स की, तो ये डंकी सिर्फ दिखने में था। इंटेलिजेंसी के लेवल पर अगर बात करें तो ये अपने पहले के कई सारे हॉर्सेस से क्या था, ज्यादा इंटेलिजेंट था। बात समझ में आ गई ना। तो दिखने में गधा था, मन से या ब्रेन से गधा नहीं था ये, है ना, याद रखना। एक और बात कि जो नंबर ऑफ टोज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नंबर ऑफ टोज वो वहां पर क्या होते चले गए, डिक्रीज होते चले गए। नंबर ऑफ टोज डिक्रीज होते चले गए। तो पहले जहां पर हॉर्सेस में 4 टोज हुआ करते थे, बीच में आकर के 3 टोज हो गए, और फाइनली सिंगल टो। यानी कि अगर प्रेजेंट मॉडर्न हॉर्स की बात करें तो वहां पर सिर्फ सिंगल टो है, 1 टो है। टो का मतलब फिंगर, एक तरीके से हाइंड लिम्ब में जो फिंगर होते हैं उनको टोज बोलते हैं अपन स्ट्रिक्टली। तो वहां पर फायदा क्या हुआ, इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि जो टोज का नंबर है वो डिक्रीज क्यों हुआ। वो हुआ एक्चुअल में रनिंग हैबिट डेवलप करने के लिए। पहले के जो हॉर्सेस थे वो उतने फास्ट रन नहीं कर पाते थे जितने की मॉडर्न हॉर्स करता है। क्यों नहीं कर पाते थे पहले के फास्ट रन, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं 4 टोज पर अपना बैलेंस बना करके रन करना पड़ता था, और बैलेंस इतना इजी नहीं होता है 4 टोज पर बनाना, वो भी अनइक्वल साइज की कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे जैसे टोज रिड्यूस हुई और जैसे ही हम 1 टो पर, सिंगल टो पर आए, कहीं ना कहीं अब बैलेंस बनाना क्या हो गया उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया, इसलिए वो क्या कर पाता है, फास्ट रन कर पाता है। तो नंबर ऑफ टोज डिक्रीज होने का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि जो रनिंग हैबिट है वो डेवलप हो गई, मतलब फास्ट रन कर सकता है क्या, क्लियर। तो ये बात हुई। इसके अलावा जो टूथ वगैरह थे, जो टीथ थे, वो भी यहाँ पर डेवलप हो गए। मतलब टीथ पर क्या डेवलप हो गया, क्राउन डेवलप हो गया, और कहीं ना कहीं सीमेंट वगैरह का भी फॉर्मेशन हो गया। तो ये सब आप पढ़ते हो किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब आप टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, क्राउन, सीमेंट वगैरह वगैरह, है ना। तो आप याद रखना। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि हाइट इंक्रीज हो गई, क्लीनर कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, और नंबर ऑफ टोज थे वो डिक्रीज हो गए। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये बस इवोल्यूशनरी ऑर्डर जरूर याद रखना, क्या, पहले इयोहिप्पस, फिर मीजोहिप्पस, फिर मेरिकहिप्पस, फिर प्लियोहिप्पस और फिर इक्वस, बस। इसके अलावा शायद ही है कि यहां से कोई क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाए। हाँ बेटा, ये तो याद रखना है, इवोल्यूशनरी ऑर्डर तो याद रखना है ये हॉर्स का, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पर, दैट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप मॉड्यूल में देखोगे एक टेबल बनी हुई है, वही क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री का टाइम के साथ रिलेशन, दैट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजी का, या जो अपन जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ी उसका टाइम के साथ रिलेशन, मतलब कब अर्थ पर किस टाइप के लाइफ फॉर्म्स आए, यही क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अर्थ पर किस टाइम पर कौन से टाइप के लाइफ फॉर्म्स आए, यही सब है क्या, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो लिखा हुआ भी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑन अर्थ। क्रोनोलॉजिकल मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आप पढ़ोगे क्या, हिस्ट्री को। मतलब अभी तक तो अपन हिस्ट्री बोल रहे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन वो कब हुआ वो हो जाएगा क्या, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। नहीं बेटा, नंबर ऑफ टोज याद नहीं रखना है, नहीं रखना है इतना डिटेल में, बस आप तो एक पैटर्न याद रखोगे, नंबर ऑफ टोज क्या हुए, डिक्रीज होते चलेगा, क्लियर। नहीं बेटा, ट्रिक मैं नहीं बताता हूं, कोई ट्रिक जैसी बात नहीं होती है बेटा। अपने ब्रेन पर, उसकी कैपेसिटी पर थोड़ा ट्रस्ट करना सीखो। जैसे ही हम ट्रिक्स पर आ जाते हैं ना, इसका मतलब हुआ कि हमें अपनी ब्रेन की जो एबिलिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है, उस पर ट्रस्ट नहीं है। हमें लगता है कि अगर हम उसको ट्रिक्स के थ्रू, अगर उसको हम मेमोराइज नहीं कराएंगे तो वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। क्योंकि हम उसको क्या समझते हैं, उसको हम हैंडीकैप समझ लेते हैं एक तरीके से। तो अपने ब्रेन को हैंडीकैप मत समझो, उसको समझो कि नहीं, वो हमें रिकॉल करवाएगा, उस पर ट्रस्ट करना सीखो। और जिस दिन आप ट्रस्ट करना सीख जाओगे, आपको ये ट्रिक्स वगैरह की वाकई में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप बहुत कंसंट्रेट होकर के किसी चीज को पढ़ो, उसको लिंक करते हुए पढ़ो, तो आप देखना आपकी वो लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा, है ना। तो ये ट्रिक्स वगैरह पर मत जाया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा, ठीक है ना। अपनी ब्रेन की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उस पर ट्रस्ट करना सीखो। एक बार उसको अपना समझ करके तो देखो, हम एक्चुअल में उसको अपना समझते ही नहीं, उसको एक बार अपना समझ करके देखो, वो आपको हमेशा रिकॉल करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है ना। तो ट्रिक्स पर मत जाया करो, क्योंकि ट्रिक्स अगर आपने इतनी सारी बना ली तो फिर उन ट्रिक्स को याद करने के लिए भी एक ट्रिक बनानी पड़ जाएगी, है ना। एक दो चीजें होती तो ठीक था, लेकिन इतनी सारी ट्रिक्स बनाओगे तो उन ट्रिक्स को फिर याद रखने के लिए भी एक ट्रिक चाहिए। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे तो एमबीबीएस में तो फिर पता नहीं कितनी सारी चीजें आपको लर्न करनी है, मेमोराइज करनी है ना। मोर देन 10,000 मेडिसिन है, उनके आपको नेम्स वगैरह सब याद रखने होंगे, तो वो ट्रिक से नहीं हो सकता बेटा, है ना। उसको मेमोरी में रखने के लिए उसको पर्टिकुलर प्लेस पर रखो, है ना। जैसे होता ना कि जैसे रूम है, रूम में अगर हम लोग ऐसे ही अगर बुक्स को फैला करके रखें तो फिर किसी पर्टिकुलर डे जब किसी एक पर्टिकुलर बुक की नीड होती है तो हमें बहुत सर्च करना पड़ता है, जल्दी नहीं मिलती। लेकिन अगर उसको आप सिस्टमैटिकली अरेंज करके रखोगे अपने रूम में, तो जब चाहोगे तब आपको वो क्या मिल जाएगी, बुक मिल जाएगी। तो यही फंडा ब्रेन का है। ब्रेन में अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सिस्टमैटिक तरीके से कोई इंफॉर्मेशन रखोगे तो वो इंफॉर्मेशन आपको जल्दी ही क्या हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं है। तो ये फंडा होता है उसका, ठीक है। रिवाइज करते रहो बार बार, है ना, अच्छे तरीके से उसको लिंक करके पढ़ो तो वो चीज हमेशा याद रहती है, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है कि अगर हम अर्थ की एज की बात करें तो वो कितनी हो गई है, 4.5 बिलियन ईयर्स। अर्थ की एज कितनी है, 4.5 बिलियन ईयर्स। इसको हम क्या कर दिया, डिवाइड कर देंगे इस स्केल पर कितने एराज में, 6 एराज में। और कुछ एराज क्योंकि बहुत बड़े हो गए इसलिए उनको फर्दर डिवाइड कर देंगे किसमें, पीरियड्स में। और जो पीरियड्स हैं उनको भी हम फर्दर सब डिवाइड कर देंगे किसमें, इपॉक्स में। तो 6 एराज, एराज के पीरियड्स और पीरियड्स की क्या है, इपॉक्स है। तो ये हो गई टाइम स्केल, मतलब किस तरीके से आपको वहां पर क्या देखने को मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, तो उसको हमेशा हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ स्टडी करते हैं। मतलब सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे पहला पॉइंट, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे की तरफ पढ़े, है ना। जो स्केल है उसका जो लोअर पार्ट होता है वहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अपर पार्ट तक पहुंचते हैं, ये फंडा होता है इसका। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एराज 6 एराज है, तो 4.5 बिलियन ईयर्स जो हैं उनको अपन ने क्या किया है, 6 एराज में अपन ने उसको डिवाइड कर दिया है, 6 एराज में। तो फर्स्ट जो एरा है वो है एजोइक, सेकंड है आर्कीजोइक, थर्ड है प्रोटीरोजोइक, फोर्थ है पैलियोजोइक, फिफ्थ है मीसोजोइक, सिक्स्थ है सीनोजोइक। ये हो गए 6 एराज। अब फर्स्ट 3 जो है इनको हमने फर्दर सब डिवाइड नहीं किया है पीरियड में, लेकिन पैलियोजोइक को किया है। क्या क्या किया है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस और पर्मियन। इसी तरीके से मीसोजोइक को भी डिवाइड किया है, ट्राइएसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। सीनोजोइक को भी डिवाइड किया है, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। टर्सरी को फर्दर इपॉक्स में डिवाइड किया है, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इसी तरीके से क्वाटरनरी को भी डिवाइड किया है, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। तो अगर बात की जाए सबसे लास्ट में सबसे ऊपर क्या आ रहा है, होलोसीन। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो मॉडर्न या जो रिसेंट जो अभी इपॉक है, मॉडर्न टाइम जो चल रहा, वो कौन सा चल रहा, तो आप क्या बोलोगे, होलोसीन। तो मॉडर्न जो एरा है वो कौन सा है, सीनोजोइक। मॉडर्न जो पीरियड है वो क्वाटरनरी, और मॉडर्न जो इपॉक है वो क्या है, होलोसीन। ओवरऑल देखें तो अभी क्या चल रहा है, होलोसीन चल रहा है इस स्केल के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब एक और बात, ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, सॉरी एजोइक, आर्कीजोइक और प्रोटीरोजोइक, इन तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा या पीरियड। तो प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि प्रोटीरोजोइक के बाद क्या आ गया, पैलियोजोइक, और पैलियोजोइक में स्टार्टिंग में क्या था, कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन के पहले का जो टाइम पीरियड है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन। और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, एजोइक, आर्कीजोइक और प्रोटीरोजोइक। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये बेसिक आइडिया है कि किस तरीके से जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती है। चलो अब थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन एजोइक की, सबसे पहले। अब ए जो एक नाम से ही लग रहा, ए मींस एब्सेंट, जो एक मींस लाइफ, मतलब लाइफ क्या थी, एब्सेंट थी, नो लाइफ। तो फिर क्या था वहां पर चल रहा था केमिकल बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो मेनली केमिकल इवोल्यूशन। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे ए जो एक में, तो सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा था,
केमिकल इवोल्यूशन चल रहा था। इसके बाद सेकंड आ गया आर्कीजोइक। आर्कीजोइक में लाइफ का ओरिजिन हो गया बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बाद, और वहां पर बन गए क्या, स्टार्टिंग की जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स थी वो, और या फिर ऐसा कह सकते हो कि यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स थे वो यहां बन गए। और अगर कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो उनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखना होगा किससे, माइक्रोस्कोप्स वगैरह से। तो मतलब नेकेड आई से वो कैसे हुए, इनविजिबल हुए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एरा ऑफ इनविजिबल लाइफ। क्लियर है। इसके बाद हो जाता है एक रिवॉल्यूशन, कैटाक्लिज्म। रिवॉल्यूशन या फिर इसको बोलते हैं कैटाक्लिज्म। रिवॉल्यूशन या फिर कैटाक्लिज्म, है ना, कैटाक्लिज्म। हिंदी में बोलते हैं इनको अपन लोग प्रलय। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, प्रलय बोलते हैं। मतलब प्रलय आ गया, आपने सुन रखा होगा हिंदी में इस तरीके की बात करते हैं तो प्रलय आए हैं टाइम टाइम पर अर्थ पर। तो ये भी क्या है, प्रलय है, पहला प्रलय है। ऐसे 3 या 4 या 5 प्रलय आए हैं। तो प्रलय हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं रेवोल्यूशन या कैटाक्लिज्म। तो ये था फर्स्ट ग्रेट जियोलॉजिकल रेवोल्यूशन। फर्स्ट ग्रेट जियोलॉजिकल रेवोल्यूशन क्या होता है, मतलब इसका प्रलय का मतलब, प्रलय का मतलब, रिवॉल्यूशन का मतलब, कैटाक्लिज्म का मतलब यहाँ पर ये है कि उस टाइम पर कुछ इंटेंस जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस आ गए। इंटेंस जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस मतलब अर्थक्वेक आ गया जबरदस्त तरीके का, या फिर सुनामी जैसा कुछ हो गया, या फिर मेटियोराइट कॉलिजन्स होने लग गए, ऐसा कुछ, मतलब प्रलय टाइप का कुछ, या टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया, ऐसा कुछ। तो इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, इंटेंस जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। इसकी वजह से क्या हुआ कि उस टाइम पर प्रेजेंट जो स्पीसीज हुआ करती थी जितनी भी, उनमें से मोस्ट ऑफ द स्पीसीज क्या हो जाया करती थी, एक्सटिंक्ट हो जाया करती थी। लेकिन जो बचती थी उन्हीं से आगे का क्या होता था, इवोल्यूशन होता था। तो ये फर्स्ट ग्रेट जियोलॉजिकल रेवोल्यूशन। इसके बाद मैक्सिमम तो यहां पर क्या हो गई होंगी एक्सटेंट, लेकिन जो बची रह गई उनसे आगे का एवोल्यूशन हुआ। और स्टार्ट हो गया क्या, प्रोटीरोजो। इसमें क्या हुआ, मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स का ओरिजिन हुआ, मतलब पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब जो बातें करते हो इसमें आए, मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स ऐसा आप बोल सकते हो। इसके बाद फिर क्या आ गया, फिर से एक बार प्रलय आ गया, सेकेंड ग्रेट जियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, है ना, कैटाक्लिज्म। फिर इसके बाद फोर्थ स्टार्ट हुआ क्या, पैलियोजोइक। और उसमें सबसे पहले क्या हुआ, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में कौन डोमिनेंट रहे, ट्राइलोबाइट्स। ट्राइलोबाइट्स का मतलब ऑर्थ्रोपोड्स, ऐसे ऑर्थ्रोपोड्स जो एक्सटेंट हो चुके उनको बोलते हैं ट्राइलोबाइट्स, अब नहीं मिलते देखने को। इसके अलावा ऑर्डोविसियन आया तो उसमें ओरिजिन हो गया जोलास्थिसिस का। फिर सिलूरियन आया तो ओरिजिन हो गया ट्रूफिसिस का। लेकिन डेवोनियन को हम बोलते हैं एज ऑफ फिसिस। एज का मतलब जब कोई पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर ग्रुप क्या होता है, डोमिनेंट होता है, तो उस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, गोल्डन एज। तो ये गोल्डन एज था, गोल्डन एरा था, किसके लिए, फिशिस के लिए, क्योंकि उस टाइम पर ये क्या थी, डोमिनेंट थी, इनसे ज्यादा एडवांस कोई नहीं था ज्यादा नंबर में। इसके बाद कार्बोनिफेरस, इसको बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियन सिंपली, क्योंकि इस टाइम पर ये डोमिनेंट थे। फिर आया परमियन। परमियन को हम बोलते हैं फर्स्ट मैमल लाइक रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ। फर्स्ट मैमल लाइक रेप्टाइल है बेटा, फर्स्ट मैमल की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। ये ऐसे रेप्टाइल्स जो कि मैमल्स जैसे दिखते थे और उनको बोलते हैं साइनएप्सिड्स। तो यहाँ पर साइनएप्सिड्स का क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। याद रखना पीछे मॉड्यूल में क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैमल लाइक रेप्टाइल्स कब आए, आंसर जाएगा परमियन। नेक्स्ट, नेक्स्ट आया फिर मीसोजोइक। हाँ, ऊपर एक और रिवॉल्यूशन हुआ जिसको बोलते हैं एप्लैकियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो एप्लैकियन यानी कि थर्ड रिवॉल्यूशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं, मीसोजोइक स्टार्ट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है मीसोजोइक एरा। याद रखना बस, सब भूल जाओ लेकिन मीसोजोइक मत भूल जाना। मॉड्यूल में देखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी एरा के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो याद करते हैं चलो इसको फटाफट। मीसोजोइक में क्या है, 3 पीरियड्स हैं, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, याद रखना, जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। अब यहां पर मीसोजोइक जो है इसमें हम 3 बातें करेंगे। एक बात करेंगे डायनासोर की, एक बात करेंगे बर्ड्स की, और एक बात करेंगे मैमल्स की। पहले बात करते हैं डायनासोर की, सबसे पहले बात डायनासोर की। तो डायनासोर्स का जो ओरिजिन हुआ था वो ट्राइएसिक में हुआ था। तो पहले वाले में हुआ उनका ओरिजिन। दूसरे वाले में वो रहे डोमिनेंट। दूसरे वाले में क्या रहे, डोमिनेंट, मतलब एज हो गया डोमिनेंट डायनासोर्स का। और तीसरे वाले में आते आते क्या हो गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए। तीसरे में आते, तीसरे का एंड हुआ जैसे ही वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो पहले में ओरिजिन, दूसरे में डोमिनेंट, तीसरे में एक्सटिंक्ट, बात खत्म। अब बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स होते 3 टाइप्स के, प्रोटोथीरियंस, मेटाथीरियंस, यूथीरियंस। तो पहले में प्रोटो, दूसरे में मेटा, तीसरे में यूथीरियंस, बात खत्म।
तो देखो पहले वाले में प्रोटोथीरियंस ओरिजिनेट हुए, दूसरे में मेटाथीरियंस ओरिजिनेट हुए और तीसरे में यूथीरियंस ओरिजिनेट हो गए। बात खत्म। अब आती है बात बर्ड्स की। तो बर्ड्स होती टू टाइप्स की, टूथेड बर्ड्स और मॉडर्न बर्ड्स। तो पहले वाले में बर्ड्स की कोई बात नहीं करनी, लास्ट के जो दो बचे उनमें कर दो। पहले आ गई कौन? टूथेड बर्ड्स, और बाद में कौन आ गई? मॉडर्न बर्ड्स। हो गया याद? ऐसे पढ़ोगे तो ये याद रहेगा, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब यहां पर एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनासोर्स का ओरिजिन कब हुआ? ऑप्शन सुनना, मैमल्स के पहले, मैमल्स के साथ, मैमल्स के बाद। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायनासोर्स का ओरिजिन कब हुआ? मैमल्स के पहले, मैमल्स के साथ, या मैमल्स के बाद? मैमल्स के साथ। क्यों? क्योंकि प्रोटोथीरिया भी तो क्या है? मैमल ही तो है। तो बताओ यहां पर पहला मैमल जो है, फर्स्ट मैमल जो है प्रोटोथीरियन, वो किसके साथ दिख रहे हैं आपको? डायनासोर्स के ओरिजिन के साथ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? याद रखना, मैमल्स के साथ, अलोंग विथ मैमल्स, एक साथ आए थे दोनों, लेकिन बीच में डायनासोर क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, और मैमल्स आज कहां पर हैं? पीक पर। लेकिन अगर डायनासोर होते अगर अर्थ पर, तो शायद हम पीक पर नहीं होते। तो कौन होता पीक पर? फिर वो डायनासोर ही होते, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गए, इसलिए हम क्या कर पाए? पीक पर आ पाए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये याद रखना। फिर इसके बाद फिर एक रेवोल्यूशन आ गया, रॉकी माउंटेन रेवोल्यूशन, और शायद इसी रेवोल्यूशन की वजह से डायनासोर्स क्या हुए थे? एक्सटेंट हुए थे, क्योंकि डायनासोर्स के एक्सटेंट होने का रीजन ये था, रॉकी माउंटेन रेवोल्यूशन। क्लियर है ना बात? याद रखना है। एक इसके बाद बात करेंगे अब अपन, लास्ट आ गया कौन सा? सीनोजोइक। ये मैं गलत नंबरिंग डाल गया, ये मीसोजोइक जो था वो फिफ्थ था। फिफ्थ। और इसके बाद आ गया अब सिक्स्थ एरा। सिक्स्थ एरा मीन सीनोजोइक। तो टर्सरी में हुआ ओरिजिन प्राइमेट्स का, और क्वार्टरनरी में हो गया ह्यूमन एपियर। तो याद रख लेना कि ह्यूमन कब एपियर हुआ? क्वार्टरनरी पीरियड। क्लियर है? तो ये हो गया टेबल से रिलेटेड डिस्कशन। जो मैंने पॉइंट्स बोले, ये पॉइंट्स आपको लर्न करने। हालांकि थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एनिमल डाइवर्सिटी आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, लेकिन पढ़ रखी है अगर, तो पढ़ तो रखी होगी, क्योंकि ट्वेल्थ पास हो तो ट्वेल्थ में पढ़ते हैं ना बेसिक एनिमल डाइवर्सिटी, तो वो अगर आती है तो फिर ये ऑर्डर समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में नीचे दिख रहे हैं वो हो गए प्रिमिटिव, और जो ऊपर दिख रहे हैं वो हो गए एडवांस। ठीक है, चलिए अब एक पढ़ते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। और ये ब्रीफ अकाउंट कहां से? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डाटा दे रखा है, वो आपको लर्न करना है एज इट इज। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ये तो दोबारा आ गया ये पॉइंट, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि अप्रोक्सीमेट 2 बिलियन ईयर्स एगो, और 1 बिलियन इक्वल्स टू 1 बिलियन इक्वल्स टू 1000 मिलियंस, इसलिए 2 बिलियन इक्वल्स टू 2000 मिलियंस। ठीक है, तो वही पॉइंट दोबारा से आया, दो बार आया, तो आपको तो फिर अच्छे से पता होना चाहिए। इन्वर्टिब्रेट्स कब आए? इन्वर्टिब्रेट्स कब फॉर्म हुए? बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स एगो। लर्न करे रहेंगे। फिर जॉलेस फिशेस कब आई? प्रोबेबली अराउंड 350 मिलियन ईयर्स एगो। फिर सीवीड्स या फ्यू प्लांट्स कब आए? प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर्स एगो। 320 मिलियन ईयर्स एगो फ्यू प्लांट्स, प्लांट्स आ गए। ये प्लांट्स मतलब ऐसा नहीं है कि पहले थे नहीं, प्लांट्स पहले भी थे, लेकिन बात ये चल रही है कि जो प्लांट पहले थे, पहले वो सीवीड्स के फॉर्म में थे, लेकिन अब वो क्या हो गए? अब वो कहां पर आ गए? वाटर से बाहर निकल करके लैंड पर आ गए हैं। इसलिए बात चल रही है फ्यू प्लांट्स की, क्योंकि प्लांट्स टर्म अपन यूज करते हैं जब फ्यू हो कहां? लैंड पर, और जब वो सी में होते हैं अपन बोल देते सीवीड्स वगैरह। क्लियर है बात? फिर इसके बाद बात आती है कि पहले कौन आया? पहले कौन आया? क्योंकि अपन को पता है कि जो ओरिजिन हुआ है लाइफ का, जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो कहां हुआ है? वाटर में। तो स्टार्टिंग की जो लाइफ होगी, अर्ली लाइफ होगी, वो कहां देखने को मिलेगी? वो वाटर में देखने को मिलेगी। लेकिन आज के टाइम पर हम देखते हैं कि वाटर के साथ साथ कहां पर है लाइफ? लैंड पर भी है। इसका मतलब कभी तो कोई तो लाइफ फॉर्म ऐसे होंगे जो वाटर से कहां आए थे? लैंड पर आए थे। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि कौन पहले आया? क्वेश्चन बनता है कौन पहले आया? तो पहले बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में कंपैरिजन की, कि प्लांट्स और एनिमल्स में पहले कौन आया? प्लांट्स और एनिमल में जब आप कंपेयर करोगे तो प्लांट्स क्या आए? पहले आए, एनिमल्स बाद में। लेकिन अगर आप कहो कि एनिमल्स आए बाद में, तो फिर क्या कंडीशन थी? तो जब एनिमल्स आए तब तक प्लांट्स जो थे वो पूरी की पूरी अर्थ पर वाइड स्प्रेड हो चुके थे। तो वही पॉइंट लिखा है, द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स। तो सबसे पहले प्लांट्स आए। और एक कंपैरिजन किसका चल रहा है? प्लांट्स और एनिमल्स का। एनिमल्स एनिमल्स के बीच में बात नहीं कर रहा मैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में बात कर रहा हूं।
लिखा है दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड लैंड। तो जब एनिमल्स आए तब तक प्लांट्स जो थे वो वाइड स्प्रेड कर चुके थे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अंडा पहले आया होगा ना सर मुर्गी से। बेटा मन नहीं लग रहा लगता आपका पढ़ाई में, आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में लगता है। अभी अंडा और मुर्गी वाली अगर बातें कर रहे हो यहाँ पर तो इसका मतलब कि आपका ध्यान यहाँ पर है ही नहीं है, आपका ध्यान फिर किसी और उन चीजों में चला गया जिनका आंसर अभी तक नहीं पता चल पाया, है ना? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप उसी का आंसर ढूंढिए जब तक मैं बाकी लोगों को ये पढ़ा देता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द फर्स्ट मैमल्स और फिर फर्स्ट प्राइमेटिक मैमल्स वर लाइक श्रीव्स। जो स्टार्टिंग के जो प्राइमेटिक मैमल्स थे वो कैसे थे? श्रीव लाइक थे, मतलब बहुत छोटे छोटे थे, उनका साइज क्या था? स्मॉल, स्मॉल साइज्ड। नेक्स्ट, जायंट फर्न्स और टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट्स स्लोली। तो आज के टाइम पर जो आपको कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं ना, जहां से कोल निकाला जाता है, वो जो कोल डिपॉजिट्स थे ना वो किन की हेल्प से बने हैं? जायंट फर्न्स या टेरिडोफाइट्स की हेल्प से बने हैं। तो जब ये डोमिनेंट थे तो ठीक थी बात, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से कोई कैटाक्लिज्म या रिवॉल्यूशन आया होगा, प्रलय आया होगा, उसकी वजह से जायंट फर्न्स या टेरिडोफाइट जो मैक्सिमम थे वो कहां दब गए? जमीन के अंदर दब गए होंगे, और वो दबे रहे वहीं पर। अब वहीं पर वो थर्मल रिएक्शन वगैरह जो भी हुई वो सब होती रही, और लॉन्ग टाइम में वो क्या बन गए? कोल्ड डिपॉजिट्स बन गए। तो कोल्ड डिपॉजिट्स किसके हैं एक्चुअल में? जायंट फर्न्स या टेरिडोफाइट्स के। बात समझ में आ गई ना? चलो आगे कुछ एक रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो एनसीईआरटी के बाहर का है, लेकिन एनसीईआरटी में जो कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, एनसीईआरटी के जो कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप क्लियर कर सकते हो इस फ्लो चार्ट्स की हेल्प से। फ्लो चार्ट्स की हेल्प से, वहां पर फ्लो चार्ट नहीं बना इन चीजों का, लेकिन इस फ्लो चार्ट से आप उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और यहां पर जो मेन थीम है वो क्या है कि जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स हैं उनका क्या फंडा रहा वाटर से लैंड पर आने का। यहां मेन थीम यही है कि एनिमल्स का क्या फंडा रहा वाटर से लैंड पर आने का। प्लांट्स का तो समझ लिया अपन ने कि प्लांट और एनिमल में प्लांट आए, चलो छोड़ो उनको, लेकिन अब एनिमल्स में क्या फंडा रहा, कौन कैसे कब आया वाटर से लैंड पर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि स्टार्टिंग अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, ये एक्चुअल में पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो सिर्फ वर्टिब्रेट्स के अराउंड है, क्योंकि पहले तो इनवर्टिब्रेट्स थे और फिर आए वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स का फंडा कैसा रहा एवोल्यूशन में वो यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टार्ट करेंगे अपन लोग फिशेस से, क्योंकि फिशेज ही क्या है? वाटर में, मछली जल की रानी है ना? तो फिशेज कहां है? वाटर में। यहां तक तो अपन को पता है कि वाटर में ही थे, इसके बाद ही कहां आए होंगे? लैंड पर आए होंगे। तो फिशेज में क्या हुई? एक स्पेशल फिश थी, कौन सी? सीलेकेंथ फिश या फिर लो फिन फिश। ये थोड़ी सी स्पेशल फिश थी इस मैटर पर कि इसके जो फिन्स थे, इसके जो फिन्स थे वो काफी स्ट्रांग थे, स्ट्रांग फिन्स। अभी भी है, हालांकि ये फिश ऐसा नहीं है कि एक्सटेंट हो गई हो, अभी भी है ये फिश। तो इसके जो फिन्स थे वो स्ट्रांग थे। तो क्या हुआ होगा कि जो फिन्स हैं स्ट्रांग है, क्योंकि फिन्स जनरली हेल्प करते हैं स्विमिंग में, लेकिन यहां क्या हुआ होगा कि इनके स्ट्रांग फिन्स होने की वजह से ये क्या हो गया होगा? थोड़ा सा बाहर आ सकती होगी, किससे? वाटर से। क्योंकि फिन्स स्ट्रांग है तो थोड़ा सा बाहर आए, थोड़ा सा मूव किया और वापस वाटर में। तो यानी स्ट्रांग फिन्स होने की वजह से थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन ये वाटर के बाहर लैंड पर आ सकती थी। तो ये इनकी खासियत थी कि इनके जो फिन्स थे वो क्या थे? बहुत स्ट्रांग थे। अब साइंटिस्ट को लगता है कि चलो थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन वाटर से बाहर लैंड पर आई तो हो सकता है कि इन्हीं से क्या बने हो? अर्ली एम्फीबियंस बने हो। मतलब स्टार्टिंग के जो एम्फीबियंस थे वो शायद क्या हुए होंगे? इन्हीं से इवॉल्व हुए होंगे, क्योंकि एम्फीबियंस का भी यही फंडा कि सबसे पहले वही तो आए, और कहीं ना कहीं वो भी कहां जाते हैं? थोड़े टाइम के लिए वाटर में जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। हाँ या ना? चलो अब सीलेकेंथ के बारे में एक दो पॉइंट है क्या कि 1938 तक इनको एक्सटेंट मान लिया गया था, उसके पहले एक्सटेंट मानने लग गए थे कई टाइम तक, लेकिन साउथ अफ्रीका में 1938 में ये दोबारा मिल गई, मतलब रीडिस्कवर हो गई। तो आज के टाइम पर अगर हम बोले कि एक्सटेंट है क्या? नहीं, ये एक्सटेंट नहीं है, पहले एक्सटेंट मान लिया गया था, लेकिन इनकी रीडिस्कवरी हो गई साउथ अफ्रीका से 1938 में। और आगे लिखा है कुड मूव ऑन लैंड, ये मैं बता ही चुका हूं। चलिए अब अर्ली एम्फीबियंस की बात कर लेते हैं। अर्ली एम्फीबियंस मतलब जो स्टार्टिंग में एम्फीबियंस थे वो तो क्या हो चुके? एक्सटिंक्ट हो चुके। लेकिन उन्हीं अर्ली एम्फीबियंस से जो मॉडर्न एम्फीबियंस है,
मतलब जैसे फ्रॉग, सैलामेंडर्स वगैरह। मॉडर्न एम्फीबियंस मतलब ये तो अभी है कि नहीं है, फ्रॉग है, सैलामेंडर्स है, हाँ ना। तो मॉडर्न जो एम्फीबियंस है, फ्रॉग, सैलामेंडर्स वगैरह, वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो इनके एंसेस्टर थे मॉडर्न के, मतलब जो कि अर्ली एम्फीबियंस, वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और उन्हीं अर्ली एम्फीबियंस से क्या बने होंगे बाद में जाकर के, अर्ली रेप्टाइल्स बने होंगे, अर्ली रेप्टाइल्स। अब देखो एम्फीबियंस का फंडा समझते हैं। एक्चुअल में जो एम्फीबियंस के एग थे, एम्फीबियंस के एग, वो कैसे होते हैं, नॉन क्लीडोइक होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन क्लीडोइक। तो बताओ इस पर सेल कवरिंग होगी क्या, नहीं होगी, सेल कवरिंग नहीं होगी। और जब सेल कवरिंग नहीं होगी तो वो अपने एग्स को लैंड पर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर लैंड पर उन्होंने अपने एग्स ले कर दिए तो वो ड्राई कर जाएंगे। तो उन्हें अपने एग्स को ड्राई होने से बचाने के लिए कहां जाना पड़ेगा, वाटर में। इसलिए वो जाते हैं वाटर में, तो वाटर में जाते हैं, वहां अपने एग्स को लेकर देते हैं, और वहीं पर क्या होता है, उन एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए अभी भी कहां जाना पड़ता है, वाटर में। यानी ये ट्रू लैंड वर्टिब्रेट हुए क्या, नहीं हुए। यानी फर्स्ट टाइम तो आए, लेकिन अभी भी ये ट्रू लैंड वर्टिब्रेट नहीं है। तो आगे क्या होता कि आगे जो अर्ली रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर जो एग्स थे या हैं, वो कैसे हो गए, क्या हो गए, क्लीडोइक हो गए। यानी क्लीडोइक होते ही उनमें क्या आ गई, सेल कवरिंग आ गई। और सेल कवरिंग आ गई तो उन्हें अब वाटर में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेल कवरिंग ड्राइंग से बचा लेगी। तो ये अपने एग्स को कहां ले करने लग गए, अब लैंड पर ही ले करने लग गए। मतलब वाटर में जाने का जो झंझट था वो खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तो बताओ फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट फिर कौन हुए, रेप्टाइल्स हुए। तो इस तरीके से एम्फीबियन से क्या बन गए, रेप्टाइल्स बन गए, फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। तो बताओ यहाँ वाटर से लैंड वाला फंडा समझ में आ गया कि एनिमल्स में कौन कब कैसे आया और क्यों आया, क्या एडाप्टेशन हुआ, क्लियर। अब इन्हीं अर्ली रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो ये भी एक्सटेंड हो गए। मतलब शुरुआत में जो थे वो तो एक्सटेंड हो गए, लेकिन उनके जो मॉडर्न है पार्ट्स, मतलब जैसे कि टर्टल्स है, टॉर्टोइज है, क्रोकोडाइल्स है, ये क्या है, मॉडर्न रेप्टाइल्स हैं। ये तो आपको देखने को मिलते कि नहीं मिलते। तो मॉडर्न रेप्टाइल्स तो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टिंग में बने वो अब एक्सटेंड हो गए। अब इन्हीं रेप्टाइल से बहुत सारी चीजें बनी, जैसे एक इक्थियोसॉरस का एग्जांपल है, डायनासोर्स इन्हीं से बने, रेप बर्ड्स भी इन्हीं से बने, और मैमल्स भी इन्हीं से बने। तो रेप्टाइल से ही क्या बने हैं, बाकी सब चीजें बनी हैं, रेप्टाइल से ही बने बाकी सब चीजें। अब एक स्पेशल रेप्टाइल है इक्थियोसॉर्स, इक्थियोसॉर। ये ऐसा रेप्टाइल है जो वाटर में मिलता है, ये ऐसा रेप्टाइल है जो वाटर में मिलता है। मतलब ये पहुंचे थे कहां पर, लैंड पर, क्योंकि जब रेप्टाइल डेवलप हुए तो वो कहां पर पहुंच गए, लैंड पर। लेकिन इनका मन वहां नहीं लगा और ये वापस आ गए कहां, वाटर में। तो वाटर में वापस आ गए, तो इसलिए बोला इनको इक्थियोसॉरस, क्योंकि है तो ये रेप्टाइल, तो सॉर लगा दिया पीछे। लेकिन हो किसकी तरह गए, फिशेज की तरह, तो क्या लगा दिया आगे, इक्थियो लगा दिया। आपको पता है स्टडी ऑफ फिशेज, इक्थियोलॉजी। तो इक्थियो वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिशेज को, और सौर वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेप्टाइल को। मतलब ऐसे रेप्टाइल्स जो हैं फिशेज जैसे, यानी जो रहते हैं कहां, वाटर में, ये हो गए इक्थियोसॉर्स। और ये वाटर में कब वापस गए थे, 200 मिलियन ईयर्स एगो, 200 मिलियन ईयर्स एगो। क्लियर है, याद रखना एनसीईआरटी का डाटा। एक और बात, जब आप इवोल्यूशनरी फ्लो में चलते हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एडाप्टेशन, और जब आप इवोल्यूशनरी फ्लो के अपोजिट आ जाते हो तो उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी एडाप्टेशन। तो बताओ जब रेप्टाइल्स बने तो वो तो इवोल्यूशनरी फ्लो के अकॉर्डिंग कहां से कहां गए, वाटर से लैंड पर गए, तो वो तो हो गया प्राइमरी एडाप्टेशन। लेकिन उनमें से कुछ रेप्टाइल वापस कहां आ गए, वाटर में, मतलब वो अपोजिट चले गए किसके, इवोल्यूशनरी ऑर्डर के। तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी एडाप्टेशन। तो प्राइमरी एडाप्टेशन होता है इवोल्यूशनरी ऑर्डर के साथ साथ, और उसके अपोजिट जो आता है उसको बोलते हैं फिर अपन लोग सेकेंडरी एडाप्टेशन। तो प्राइमरी एडाप्टेशन और सेकेंडरी एडाप्टेशन समझ में आया फंडा कि नहीं आया, समझ में आ गया ये फंडा। चलो नेक्स्ट बात, जो डायनासोर्स बने किससे बने, रेप्टाइल से ही बने, लेकिन वो अब क्या हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। कब एक्सटेंट हुए, 65 मिलियन ईयर्स एगो। ये याद रखना डाटा है, 65 मिलियन ईयर्स एगो। क्यों होगा एक्सटेंट, उसकी टू थ्योरीज है। एक थ्योरी ये कहती है कि शायद उस टाइम पर क्लाइमेटिक चेंज ऐसे हुए जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए, एक तो थ्योरी ये कहती है, लेकिन ये ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते साइंटिस्ट। एक्सेप्ट जो करते हैं वो क्या है कि उस टाइम पर हुए मेटियोराइट कॉलिजन्स। मेटियोराइट कॉलिजन्स मतलब स्पेस से आकर के पार्टिकल्स मासेस गिरने लग गए, और उनकी वजह से इन डायनासोर्स की क्या हो गई थी, डेथ हो गई, और वो क्या हो गए, एक्सटेंट हो गए। तो मेटियोराइट कॉलिजन ये ज्यादा बेटर थ्योरी है इनके एक्सटेंशन को समझाने के लिए, याद रखना। बर्ड्स बनी और साथ में बने मैमल्स, ये सब इससे बन रहे हैं, किससे, रेप्टाइल से। और मैमल्स की खास बात है कि ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी तक आए उनमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन, मैमल। और मैमल में भी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट किसको मानते हैं हम, अपने आप को, क्योंकि और कौन मानेगा हमें,
हम ही तो है जो सब कुछ है मैमल में भी, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को क्या मान लेते हैं, अपने आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। लेकिन साथ में वीवी पैरी भी आई, इसके पहले वीवी पैरी नहीं थी, इसके पहले ओवी पैरी था। लेकिन प्रोटोथीरियन से जैसे ही मेटाथीरियंस बने मैमल्स में, पहली बार ओवी पैरस वाला फंडा आ गया। तो मैमल्स इंटेलिजेंट भी है और क्या है, वीवी पैरस भी है, जो कि पहले वीवी पैरस नहीं हुआ करते। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये बेसिक आइडिया है, बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हुआ ये क्या है, डायग्राम। बात समझ में आ गई? बहुत सारे आपके कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी के फ्लो चार्ट्स है, जैसे मैं बता दे रहा हूं, एक बार एक्सप्लेन अपन नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। जैसे एक चार्ट अपन ये पढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी का चार्ट है, इसको दोबारा बनाया गया समझाने के लिए, ये चार्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा ये चार्ट पढ़ेंगे, ये भी एनसीईआरटी का चार्ट है, दोबारा क्रिएट किया गया, इसको बनाया गया, इसको पढ़ेंगे अपन। और साथ में ये चार्ट जो कि आपके एनसीईआरटी के कवर पेज पर है, तो इसको भी दोबारा क्रिएट किया गया, इसको भी अपन लोग पढ़ेंगे। तो 3 फ्लो चार्ट्स बचे हैं बस यहाँ पर, और इसके साथ ही ये हो जाएगा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कंप्लीट। तो यहाँ पर 3 चार्ट्स बच रहे हैं और बाकी ये पूरा हो गया पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब याद रहेगा ये फंडा जितना भी आज तक हमने पढ़ा। तो फर्स्ट एविडेंस पढ़ रहे हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, उसमें ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट हो गया, बस 3 फ्लो चार्ट्स बचे हैं, उसको समझेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो बताइए कैसा लगा आज का लेक्चर, कैसा लगा आज का लेक्चर? तब तक मैं हैंडआउट शेयर कर देता हूं, तब तक आप अपने बता दीजिए समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, किसी को खूबसूरत लगा है, चलो अच्छी बात है बेटा। तो आज के हैंडआउट्स जो है बेटा वो 2 पार्ट्स में रहेंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट। पहले मैं ए पार्ट को शेयर कर रहा हूं, फिर बी पार्ट को शेयर कर दूंगा। ले लीजिए बेटा, मैंने दोनों हैंडआउट शेयर कर दिए हैं, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी हम लोग फिर मिलते हैं कल, और कल पढ़ेंगे बाकी का, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, है ना? और इसको पढ़ करके आइएगा मॉड्यूल से एक बार, ठीक है? चलिए, बाय बेटा।